एवरीवन, वेलकम टू यूथ डेस्टिनेशन IAS-PCS। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन सीखा था इन सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस उसके लिए कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने कल बताए थे, जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं आज। देखिए स्टार टेबल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होती है, जैसे 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस a, ऐसे ये t की पावर n, ये दोनों केसेस हम जानते हैं। साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और कॉस का s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ हाइपरबोलिक आएगा तो जो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं तो इसमें नीचे माइनस आ जाता है। इसी के बेसिस पर हमने इनवर्स लाप्लास की ये टेबल बनाई थी, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इसी के साथ साथ आगे इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इनका थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए अगर कभी किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs दिया है और उसको हम e की पावर at से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कीजिएगा, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs के अंदर s को s माइनस a से रिप्लेस कर दें। s को s माइनस a से रिप्लेस कर देना है। तो जो fs है बस उसमें s की जगह s माइनस a। तो इसका इनवर्स कैसे पढ़ते हैं कि l इनवर्स ऑफ s माइनस a, क्या कीजिए e की पावर at से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो fs, इस fs का इनवर्स लाप्लास है ना कैपिटल F, बस उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये इस तरह से। ठीक है, आज जरा इस पर भी ध्यान रखना। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से यहाँ से भी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। देखिए क्या है, LFT इज इक्वल FS है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल FT, यानी t के फंक्शन का लाप्लास अगर स्मॉल f s वाला फंक्शन है तो देखिए ये g जो है वो f के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से लिखते हैं इसको, ft माइनस a when t greater than a and 0 when t less than a। देखिए इसको लिखने का एक और तरीका ये है, इसी चीज को लिखने का ये तरीका है, अगर हम इसको इक्विवेलेंट समझे तीनों को, इन सबको, तो इसको ऐसे लिखते हैं, u फंक्शन ऑफ t माइनस a और इनटू ये फंक्शन लिख देते हैं एफ टी माइनस ए। तो कैपिटल एफ और टी माइनस ए, दूसरा पेन से लिख देते हैं कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस ए। क्या चलेगा इस पर, ग्रीन लिख लेते हैं, कैपिटल एफ ऑफ टी माइनस ए, इस तरह से लिख देते हैं ये वाला फंक्शन। ठीक है, इस तरह से। तो समझ पा रहे हैं आप, यानी इस फंक्शन को हम दूसरी तरह इस तरह भी लिखना जानते हैं। ये बातें हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फर्स्ट चैप्टर में आपको थोड़ा सा पढ़ते हुए क्वेश्चन में दिखाई थी मैंने एक दिन। यानी अगर आपका फंक्शन इस तरह से लिखा है तो उसका मतलब भी ब्रांच फंक्शन से ही है। ठीक है, इस फंक्शन को u t माइनस ए और कैपिटल F t माइनस ए इस तरह से लिख देते हैं। अब आगे चेंज ऑफ स्केल इसका कहीं यूज होगा नहीं, लेकिन फिलहाल इन दोनों प्रॉपर्टी का काफी इस्तेमाल होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर इनवर्स में लिखी हुई है। इनवर्स में कैसे लिखी है, इनवर्स में हमने इसको ऐसे बना के लिखा है कि L इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस as into fs is equal gt, where g is equal f of t minus a when t greater than a and 0 when t less than a। तो यही बात जो मैंने वहां पर लिखी है, इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं। देखो क्या, इसको हम लिख सकते हैं u एनी फंक्शन है u ऑफ t माइनस a और इनटू f ऑफ t माइनस a, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है। अगर t की वैल्यू a हो जाएगी तो फिर ये अपने आप ही फंक्शन का दूसरा ब्रांच बन जाएगा। बस आपको ये समझना है कि रिप्रेजेंटेशन जो है u t माइनस ए f t माइनस ए इस तरह से लिखा जाएगा अगर फंक्शन में e टू द पावर माइनस as ने मल्टीप्लाई किया है तो। अगर फंक्शन ने e टू द पावर माइनस as ने मल्टीप्लाई किया है तो आप क्या कहेंगे कि u t माइनस a पहचान रहे, और f जो फंक्शन है इस s का, इस fs का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां से जो निकल के आ रहा होगा उसके अंदर भी t की जगह t माइनस ए रखेंगे। ठीक है, आगे आगे इसमें थोड़ा सा ये डेरिवेटिव वाली टर्म्स थी, तो मोस्टली हम फर्स्ट डेरिवेटिव वाला ही लिखते हैं कि एल एफ डैश टी इज इक्वल एस एफ एस माइनस एफ जीरो, और दूसरा भी हमें इसका बनाना आता है, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव, वो हम कल सीख चुके हैं, उसको भी बना लेंगे। ठीक है, बहरहाल इतने की जरूरत है। और लास्ट में कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या है, एक्चुअली पहले तो आपको कन्वोल्यूशन इंटीग्रल पता होना चाहिए। इसको आप एफ स्टार जी या जी स्टार एफ दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर जब एफ स्टार जी लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे एफ एक्स और जी में टी माइनस एक्स, और अगर इसको जी स्टार एफ लिखेंगे तो इसको जी एक्स और एफ टी माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ही मैंने कल आपको समझाया था, इसका हमने प्रूफ भी देखा है कन्वोल्यूशन थ्योरम का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसी है, लेकिन हमें इनवर्स में जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये लाइन कि L इनवर्स ऑफ टू फंक्शंस जो प्रोडक्ट में लिखे हैं उसका कभी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े, यानी fs और gs दो फंक्शन
उसका इनवर्स लाप्लास निकालना है, ऐसे प्रोडक्ट में कहीं लिखे होंगे, तो क्या करना आप इन दो फंक्शन का बस कन्वोल्यूशन निकाल देंगे। यहाँ ये जो t वाला फंक्शन है ना, वो उसका इनवर्स लाप्लास है, ये इसका इनवर्स लाप्लास है, और ये क्या है, एक दूसरे के कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है। और कन्वोल्यूशन इंटीग्रल ऊपर से हम देख सकते हैं, या तो उसको आप fx gt माइनस एक्स कह दो, या दूसरी वैल्यू gx ft माइनस एक्स कह दो। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 टू t लिमिट के साथ में जब सॉल्व करके आएगी तो एक t का फंक्शन आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसका प्रूफ भी हम देख चुके हैं। तो इसका एप्लीकेशन उन क्वेश्चन में लगेगा जहां दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हैं, जिनका इनवर्स लाप्लास हमें निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कल भी हमने 6 क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी के अंदर आए हुए हैं, तो उसी को देखते हैं। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर वो कहेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म और अगर तुम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन की किसी और मेथड से करके आ गए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, और इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ने लायक है। और जो लास्ट की 2 क्लासेस हैं, जो आज की और इसके पहले की क्लास है, जो लास्ट क्लास हुई है और आज की क्लास है, इन 2 क्लासेस से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये 10 मार्क्स तक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो आप खुद ही देख सकते हैं। 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है 2011 के अंदर, तो रिपीट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखते हैं कि डबल डेरिवेटिव है x डबल डैश t है, और -2 x डैश ऑफ t, और प्लस ये फंक्शन x जो है वो एक्चुअली t का फंक्शन है, इसलिए हम इसे x ऑफ द फंक्शन t बना के लिख रहे हैं। राइट साइड में जो भी लिखा है e टू द पावर t, क्योंकि t का फंक्शन राइट साइड में है, इसलिए ये जो x होगा ये पूरा x जो है वो t का ही फंक्शन होगा। दूसरी तरफ जो वैल्यूज दी हैं इन इनिशियल कंडीशंस के बिना, इन्हीं x इक्वल 0 इक्वल 2 एंड x डैश 0 इक्वल -1, इन इनिशियल कंडीशंस के बिना इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, ये जरूर आपको वो क्वेश्चन में देंगे। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद कहते हैं आप टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन। एक बार आपको ऊपर की इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होता है, सभी जगह L ऑफ x डबल डैश, -2 कांस्टेंट है तो L ऑफ x डैश हो जाएगा, प्लस L ऑफ x राइट साइड में L ऑफ e टू द पावर t। यानी हम यहां पे देख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डबल डैश t, ऐसे, -2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डैश t, ऐसे, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, और राइट साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t। देखा आपने, हमने इस क्वेश्चन को पहले तो डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा और उसके बाद हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है। आगे क्या करते हैं, आगे करते ये हैं कि इसमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमने अभी सीखा ना डेरिवेटिव वाला। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए अभी आपको सिखाया मैंने कि डेरिवेटिव में क्या करते हैं, बस ये डेरिवेटिव का इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहां डबल डेरिवेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें लिखना आता है, सेकंड डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। एक बार आपको लिख के दिखा देते हैं कि जैसे ही L ऑफ एफ डैश टी लिखा है, L ऑफ एफ डैश टी लिखा है, कितना, S एफ एस माइनस कैपिटल F0। तो ये बताओ, जिस दिन हमने इसका प्रूफ कराया था उसमें मैंने कॉन्सिक्वेंसेज L ऑफ कैपिटल F डबल डैश टी भी आपको लिखना सिखाया था, कल भी हम लिख रहे थे, कहा था कि S की पावर 2 से शुरू कर कर FS लिखो, माइनस माइनस, आगे देखिए, आगे एक S पावर कम हो जाएगी और ये F0 हो गया, एक और S की पावर कम होगी और F का डेरिवेटिव हो जाएगा, इस तरह से। तो ऐसे करना है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हम यहाँ कैपिटल FT का नाम ले रहे हैं तो वो तो हम YT को कहेंगे, ठीक है, YT, इस तरह से। और जो हम स्मॉल FS कह रहे हैं वो यहाँ पर हम स्मॉल YS के बारे में, इन दो बातों को हम कल भी समझ रहे थे, क्योंकि T का फंक्शन हम यहाँ पर Y कैपिटल और स्मॉल नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि Y क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम बस इसके सिंबल्स, पहले अगर फंक्शन T में है तो बाद में हम उस फंक्शन को S में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर S वाले फंक्शन का इनवर्स लेंगे तो वापस आंसर T में आ जाएगा। तो ये चीजें हो रही हैं। तो फिलहाल अभी हमने इस क्वेश्चन में ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद अब इसके फॉर्मूले हम ओपन करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। हाँ जी, समझिए, सबसे पहले इसको क्या लिखा जाएगा, एस स्क्वायर ऑफ एक्सएस, ऐसे, समझ गया, ये स्मॉल एफ एस की तरह है, यहाँ एक्स डबल डैश है तो फिर एस स्क्वायर आया, एक एक्स एस
लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन चुका है, माइनस s की एक पावर कम हो जाएगी और इसके अंदर 0 x0, फिर माइनस x डैश 0 ये आ जाएगा। तो देखा ये दोनों वैल्यूज ना वो क्वेश्चन में देंगे, जैसे वहां पर उसने x0 की वैल्यू 2 और x डैश 0 की वैल्यू -1 दी हुई है। अब आगे चलें, -2 तो ब्रैकेट का यूज करें, अगर कोई कोफिशिएंट बाहर है और इसमें भी आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है तो आप क्या करें, इसमें भी ब्रैकेट का यूज कर लें। तो x इंटू एक्स और माइनस माइनस आगे देखेंगे तो x0 इस तरह से x0 ये हो जाएगा। अब इसके बदले क्या लिखा जाएगा, एक्स एस ऐसे, और इज इक्वल राइट साइड में आप देख सकते हैं e टू द पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 अपॉन s माइनस a की वैल्यू पहचान पा रहे होंगे आप, तो 1 है तो s माइनस 1 हो जाएगा सिंपली, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, तो ये था बिल्कुल सिंपल, आपने इसमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले खोले, जो इनिशियल वैल्यू गिवन है ये देख रहे हैं आप, ये इनिशियल वैल्यूज, इन इनिशियल वैल्यूज का इसमें यूज कर दीजिए, जैसे x0 2 और x डैश 0 -1, इन दोनों वैल्यू को यहां रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए रखते हैं, देखो क्या आएगा वैल्यूज। हाँ जी, यहां XS जहां भी है वहां से कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए XS कॉमन लेंगे तो s स्क्वायर, आगे से यहां से -2s आ जाएगा, ये -2s, और इसके आगे यहां से XS तो +1 बचेगा, ये +1 बचा इस तरह से। ठीक, बाकी चीजें अपनी जगह जो वैल्यू लेंगी तो ले लेंगे, -s और x0 की वैल्यू कितनी है 2, तो इंटू 2 हो गया ये ऐसे, माइनस एक्स डैश तो माइनस और -1 तो ब्रैकेट में यूज कर दिया हमने, -1 कुछ इस तरह से। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और x0 की वैल्यू ऊपर से 2 आ रही है, ये आ गई 2 ब्रैकेट में। एक्सेस हम इसके साथ कॉमन ले चुके हैं, राइट साइड में क्या रहेगा 1 अपॉन s माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ से XS ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, s माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बाकी यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2s, उसको उधर ले जाएंगे तो +2s हो जाएगा, ये +1 और +4 5 हो जाएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, XS के साथ होल स्क्वायर, बाकी 1 अपॉन s माइनस ए, उधर जाके +2s और -5। ओके, तो देखिए कैसे बनेगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, देखिए क्या बनेगा, XS इज इक्वल, या इसके साथ पहले हम होल स्क्वायर बना के लिख लेते हैं, s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल, राइट साइड में था 1 अपॉन s माइनस 1 और +2s और -5, इस तरह से बन जाएगा 2s माइनस 5। अब क्या कर सकते हैं, ये s माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको आप दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं, कैसे पहुंचाएंगे, ऐसे XS इज इक्वल 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसे हो जाएगा। आगे देखो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस 5 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे भी ना, तो इसे में s माइनस a दिमाग में रखना है, ये ऑलरेडी s माइनस a से रिप्लेस्ड है, ये s माइनस a से रिप्लेस्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या करें, आप ये सोचो कि e की पावर at से तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और फिर अपने दिमाग में सिर्फ 1 अपॉन s क्यूब को सोचें, और फिर वो t के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह यहां भी देखो s माइनस a से, लेकिन ऊपर भी s है, तो ऊपर भी उसी चीज का रिप्लेसमेंट होना चाहिए जो आप नीचे देख रहे हैं, या s माइनस 1 है तो वहां भी आपको इसको s माइनस 1 से ही रिप्लेस होता हुआ देखना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे XS इज इक्वल, ये 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब, इसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या इसमें से ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ये 2s माइनस 5 दिख रहा है, ये 2s माइनस 5, तो इसमें से -2 अलग कर लो, -3 अलग कर लो, ऐसे, ताकि हम यहां से 2 कॉमन लेके s माइनस 1 बना सके, वही चीज बनानी है आपने ऊपर। तो s माइनस 1 का इस तरह से होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब +2 कॉमन s माइनस 1 इस तरह से, और अपॉन पर ये अलग कर दो s माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर -3 और इसके अपॉन पर ये अलग कर दो s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए बात समझ में आई क्या, क्या हुआ इसमें, देखो अभी तक ध्यान से देखो, हमने क्या किया, पहले एक्सेस की वैल्यू सिंपली निकाली, उसके बाद देखा तो s माइनस a से रिप्लेस हो रहा है, हमने कोशिश की
कि इसको हम यहाँ s माइनस ए बनाने की कोशिश करना चाहेंगे। तो जो कॉफिशिएंट है 2, तो हमने 2 इसके साथ ले लिया, बाकी डिफरेंट अलग कर दिया। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको प्रैक्टिस से आएगा। उसके बाद यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो क्या करेंगे, s माइनस 1 देखेंगे आप, और फिर ये s माइनस 1 इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये तो सिंपल 1 अपॉन s माइनस 1 बच रहा है, और वहां पर वो स्क्वायर है, और फिर उसके बाद हम इसका होल स्क्वायर लेंगे। तो देखिए क्या बन रहा है, xs इज इक्वल 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब ऐसे, प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 और माइनस 3 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी तक हमने इस पूरे सिस्टम को xs वाले फंक्शन को सही करके उस फॉर्म में बना दिया ताकि हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, तो सीधा आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से इसका सीधा डायरेक्ट इनवर्स लाप्लास आप लिख सकते हैं। अब एक बात समझिए, जैसे आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, है जी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लिखिए टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, L inverse of the function small xs is equal L inverse of किसका, 1 अपॉन s माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसे लिखेंगे आप, प्लस ट्वाइस L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 1 ऐसे, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ L इनवर्स ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे, इस तरह से। बात समझ में आई? ये हमने इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है। चलिए अब बताइए जरा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपने ले लिया, हमने आपको क्या समझाया, ये s माइनस ए से रिप्लेस्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर at फंक्शन में मल्टीप्लाई करेगा। तो आप क्या करें, इसको तो फंक्शन को xt लिख देंगे, क्योंकि s के फंक्शन का इनवर्स t वाला फंक्शन होता है xt था कि yt था, xt, ओके। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे e की पावर at, a मतलब 1t, तो 1t हो गया, समझ पा रहे हैं यहाँ, s माइनस ए, तो a की वैल्यू 1 है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन s क्यूब, इस तरीके से। बताइए समझ में आया क्या? उधर प्लस 2, इसको फिर से, इसको तो सीधा ही लिख सकते हैं 1 अपॉन s माइनस ए, तो e की पावर t हो जाएगा बस, देख रहे हैं ना? नहीं तो आप लिखना चाहो तो इसको e की पावर t लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s, तो 1 अपॉन s का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इतना ही आना है, इसलिए सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला। आगे देखो, उसमें होल स्क्वायर है, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें e की पावर t और l इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, ऐसे। बताइए आई क्या बात, समझिए। फिर बस एक ही लाइन में आप देख सकते हैं यहां से, ये क्या बनेगा, xt इज इक्वल e टू द पावर t, और ये देख रहे हैं 1 अपॉन s क्यूब, 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, तो क्या होता है t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, मींस यहां होएगा t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और प्लस 2 e टू द पावर t माइनस 3 e टू द पावर t, और ये हो जाएगा t की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। s टू द पावर n प्लस 1 से कंपेयर करना, तो एक कम करके पावर एक कम हो जाएगी, तो t की पावर 1 अपॉन ये, चाहे तो यही छोड़े, नहीं तो इससे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके a की पावर वगैरह कॉमन निकाल के इसका आंसर बना के लिख सकते हैं। कैसे बन जाएगा, देखिए कुछ ऐसे बन जाएगा, xt इज इक्वल, यहाँ 1/2, ये 1/2, a की पावर t ऐसे, तो क्या आएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 और माइनस 3t, बस इतना सा बना के आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये है इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखा आपने कितना इजी था, इसमें हमने बस इस फंक्शन का थोड़ा सा इस्तेमाल ऐसे करना है कि हम डायरेक्ट उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकें। ठीक है, तो xt की वैल्यू t में ही आ रही है, और हमारा क्वेश्चन भी t में ही था। यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी कांस्टेंट नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि इनिशियल कंडीशंस उसने दी हुई थी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट आपको एक पर्टिकुलर सिंगल आंसर देता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 2014 में 20 मार्क्स तक का पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ये अकेला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए यूपीएससी के अंदर वाले करा रहा हूँ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सीसेट
सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे गए हैं और पीसीएस एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, solve the initial value problem d2y upon dx2 plus y is equal 8 e to the power minus 2t sin t। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, y डबल डैश t plus a function of yt is equal 8 e to the power minus 2t और into sin t, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, बताइए। तो बहुत सिंपली आप इसको डबल डेरिवेटिव yt फंक्शन बनाएं, ये अकेला y लिखा था तो फंक्शन ऑफ t है, इज इक्वल 8 e टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन t। अब उसके बाद ये इनिशियल कंडीशन दी है y0 इज इक्वल 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल 0, दोनों जीरो है तो जहां इसका यूज करना होगा वो दोनों जीरो कर दी जाएंगी। अब इसमें आप लिखते हैं नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन, देखिए क्या करेंगे आप, L ऑफ y डबल डैश t, ऐसे y डबल डैश t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म L ऑफ yt इस तरह से, एंड इधर 8 तो कॉफिशिएंट कांस्टेंट है ना, उसे आप बाहर कर दीजिए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t और इनटू sin t ऐसे। अब एक बात समझिए जरा, इतना तो हमें समझ में आता है कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिख दिया है। दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा जब e टू द पावर 2t, ये हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से लिखा है, अगर e की पावर 80 मल्टीप्लाई करें तो आप क्या करें, बस इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें। याद है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एफएसटी से आप क्या कहते हैं कि इफ ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, स्मॉल fs है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन e टू द पावर 80 इनटू कैपिटल ft क्या करना होता है, इज इक्वल f ऑफ s माइनस a, ये लिखा है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। तो आप यहां पर ये समझिए कि e टू द पावर माइनस 2t से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक बात जान ले कि यहां हमारा ft की वैल्यू sin t है, तो आप ये समझिए कि कैपिटल ft तो sin t है, क्या है, ft sin t है। इस तरह से स्मॉल fs कितना हो जाएगा, स्मॉल fs हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और a की वैल्यू 1 है, इस तरह से 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, s की जगह s माइनस a से रिप्लेस करना है, s की जगह s माइनस a से रिप्लेस, देख सकते हैं आप वहां से s माइनस a, और a की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब आपको यहाँ f s माइनस 2 से रिप्लेस करना है, बल्कि माइनस 2 है तो s प्लस 2 हो जाएगा, s की जगह s प्लस 2 हो जाएगा। तो देखें क्या बनेगा ये, देखो इस तरह से बनेगा ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा कि राइट साइड के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालेंगे, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t ऐसे और sin t इस तरह से, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लिखेंगे 1 अपॉन, हाँ जी क्या, s प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1। तो ये इतना जो पोर्शन मैंने ग्रीन कलर में लिखा है ऐसे, ये वाला, अगर एग्जाम में कोई शिफ्टिंग थ्योरम यूज हो रही है तो आप उस एग्जाम में इस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसे और डिस्क्राइब करके बताएंगे कि ये वाला राइट वाला पोर्शन हमने ऐसे निकाला है। अगर आपने सीधा डायरेक्ट लिखा तो आपके नंबर काट देंगे। यही आपको आंसर राइटिंग में अपना ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी टर्म्स, कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है क्वेश्चन में चलते हुए, ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए गया है कि अगर बच्चा सॉल्व भी कर दे और कुछ गुंजाइश हमें दिखे कहीं नंबर कैंसिल करने की, तो वो काट सकते हैं आपके नंबर। इसलिए आपको हर चीज पूरे प्रॉपर ध्यान से पूरी डिस्क्राइब करनी है कि यहाँ हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाई, तो उसका स्टेटमेंट वाइज भी आप लिखें, उसका यूज करके हुए दिखाएं कि हाँ हमने इसको यहाँ पर यूज किया है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आप सीधा इसके येलो वाली लाइन से सीधा आंसर लिख देंगे तो क्या होगा, वो आपके आंसर को काट के आपके नंबर वहां कट कर सकते हैं। इसलिए आप कभी भी इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आ रही है तो उसको लिखें आप, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम लेफ्ट वाले इन सबको डेरिवेटिव फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे और राइट साइड में 8 और इनटू ये करके जो लिखा है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो दो ही टर्म से चलिए लिखते हैं आगे, देखिए क्या बनेगा, क्या लिखा जाएगा, एस स्क्वायर इंटू क्या, वाई एस माइनस एस और वाई जीरो और फिर वाई डैश जीरो, इस तरह से। ये तो आया पहला पार्ट, ऐसा ही था, देख सकते हैं, ये हमने इसके बदले लिखा। अब आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी, तो बस उसको सीधा वाई एस लिख देंगे और राइट साइड में 8 इंटू ये 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए लिखते हैं इसको,
तो यहां पर लिखा जाएगा ys और इज इक्वल 8 इंटू उस पूरे के बदले जो अभी हमने सॉल्व करके निकाला 1/s+2 का होल स्क्वायर और +1 ऐसे। बताइए बात समझ में आ रही है क्या? इस बात को विशेष कर ध्यान रखें कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन इस चीज का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है। तो अगर कहीं कभी मुझे इसका इनवर्स लाप्लास चाहिए होगा, डायरेक्ट मैं उसकी वैल्यू यहां रख दूंगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैंने ये वाला पोर्शन आपको अलग से निकाल के दिखाया है। तो बहरहाल अभी आगे हमारे पास इतना है, y0 y'0 इन सब की वैल्यू कितनी है? 0 बता रहे हैं। तो चलिए इन सब की वैल्यू s स्क्वायर ys, ये 0 और ये ys और इज इक्वल 8/s+2 का होल स्क्वायर और +1 इस तरह से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां से ys कॉमन आ रहा है, तो s स्क्वायर और ये -1 है +1 है, प्लस है कि माइनस है? चेक कर लें एक बार। हाँ जी प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखा है, ये प्लस है तो इसलिए वहां पर प्लस ही रहेगा जी। तो s स्क्वायर +1 हो जाएगा इस तरह से, तो 8/s+2 का होल स्क्वायर और +1 ऐसे। तो ये बताएं क्या यहां से आप ys की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? क्या आएगी? 8 देखो क्या s स्क्वायर +1 ऐसे और s+2 का होल स्क्वायर +1, ये एक ब्रैकेट में आएगा इस तरह से। और थोड़ा ठीक करके लिख दें, ऐसे लिख देते हैं 8/s+2 का होल स्क्वायर और +1, ये मैंने एक साथ लिख दिया ऐसे, और s स्क्वायर +1 और आएगा इसके साथ। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो इनवर्स लेंगे उधर और राइट साइड में भी लेंगे। अगर आपने इसका होल स्क्वायर खोल दिया फिर तो समझो आफत आ गई, क्योंकि इसका फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे, और ये भी क्वाड्रेटिक है और वो भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो फिर आप उसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से या तो सेपरेट करके लाओ, और फिर वो भी बहुत मेहनत का काम है, ABCD वगैरह की वैल्यू निकालना। और दूसरा काम ये है कि आप इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। दो फंक्शन है, उनका इनवर्स लाप्लास निकालना है कन्वोल्यूशन थ्योरम से, बहुत इजीली काम हो सकता है। तो अब आप लिखेंगे इसमें नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप इसका लेंगे तो देखिए कैसे किया जाएगा, L इनवर्स ऑफ द फंक्शन ys और इज इक्वल, या 8 तो कांस्टेंट है तो L इनवर्स 1/ क्या कीजिए s+2 का होल स्क्वायर +1, ये लिखा अलग, और इनटू s स्क्वायर +1 ऐसे करके। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो सिंपली क्या बन जाएगा, बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा yt, क्योंकि s वाले फंक्शन का इनवर्स लेंगे तो yt हो जाएगा इनटू 8। अब जरा इसको सीखो, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, L इनवर्स ऑफ द फंक्शन। बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हम नहीं कर रहे इसे, हम बस इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से करना चाहते हैं। वजह क्या है, क्योंकि दो फंक्शन हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो आप इसे ऐसे करके लिखो 1/s+2 का होल स्क्वायर और +1, ये तो फैक्टर अलग, और इनटू 1/s स्क्वायर +1 इस तरह से लिखो। और फिर आप इसे कंपेयर करें अपने fs gs से। किससे कंपेयर करें आप इसे? इसको आप लिखें ये fs की तरह है इनटू, और ये gs की तरह है ऐसे, और इसका आपने L इनवर्स निकालना है। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होता है, कैपिटल F स्टार G के बराबर होता है सीधा। कैपिटल F क्या होता है, इस वाले फंक्शन का कैपिटल F लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, और इस फंक्शन का क्यों कर रहे हैं ऐसा, पहली बात तो ये समझो कि जो s+2 का होल स्क्वायर +1 जिसको हम fs कह रहे हैं ना, इसका कैपिटल F मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है, देखो जरा पीछे की स्लाइड में ये लिखा है, इसका इनवर्स लाप्लास ये लिखा है, क्योंकि ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला तो ये आया था। इसका सीधा ये रखेंगे e⁻⁻2t sin t, और जो दूसरा वाला है कौन सा है दूसरा, ये वाला 1/s² +1, आप जानते हैं इसे, साइन t का हो जाएगा। तो एक साइन बन जाएगा और एक वो अभी पीछे लिखा है, तो कितना इजी है देखो आपके पास ही। अगर फिर आप ये सोचेंगे कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो ABCD बहुत सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ थोड़े स्मार्ट वे में आप इसको करें, कन्वोल्यूशन थ्योरम से करें, एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका इस क्वेश्चन में। फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही इसलिए दिया गया है ताकि किसी को भी 20 ना मिले, ठीक है। और कन्वोल्यूशन थ्योरम का एप्लीकेशन है इसमें, तो देखिए उसके नंबर भी इसमें है। अगर कोई इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहेगा तो कर दें, वो उसके 2-4 मार्क्स इसमें कैंसिल कर सकते हैं।
ठीक है, तो फिलहाल अभी हम क्या कीजिए, इस फंक्शन को fs और gs मानते हुए, हाँ तो लिखेंगे यहां लेट स्मॉल fs इज इक्वल 1/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, एंड gs इज इक्वल 1/s² प्लस 1 ऐसे। तो अब ये बताइए यहां पर कैपिटल ft क्या होगा, ft। तो ये अभी अभी आपने देखा, कुछ भी बाहर से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से निकालना ही नहीं है, ये इक्वेशन है। चाहे तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं और वहां पर हम लिख देंगे कि यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। हमें कुछ खुद से निकालने की जरूरत नहीं है, आप ये दिमाग में सोच भी मत लेना कि इसकी वैल्यू कहीं से निकालनी है, वो पीछे ऑलरेडी है हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे e⁻⁻2t और इंटू साइन टी, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज कर दिया हमने यहाँ पर। ये होता है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। नहीं तो फिर तुम इसे सॉल्व करने लग जाओगे, ऐसे नहीं करना है। दूसरी तरफ यहाँ जी टी फंक्शन आप देख सकते हैं, सीधा सीधा साइन टी है, और फिर आप लिखेंगे बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहेंगे कि L इनवर्स ऑफ द फंक्शन स्मॉल fs इंटू gs इज इक्वल कैपिटल F स्टार g। बस इतना लिखेंगे, वेयर F स्टार g क्या होता है वो आपको नीचे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो वाई टी जो एक्चुअली हमारा आंसर है, उसका आंसर कितना आएगा 8 टाइम्स, 8 और छोड़ रखे हमने वहां F स्टार g, ऐसे लिखेंगे। आया समझ कुछ? यहां हमने ये जो 8 है ना इसको लिखा है, और इस पूरे का आंसर जो है वो F स्टार g के बराबर कर दिया हमने। तो देखिए क्या बना ये 8 इंटू F स्टार g। तो F स्टार g क्या होता है, अब आगे बढ़ा देते हैं। हाँ जी, क्या होता है 8 0 टू t, 0 टू t। उसके बाद कैपिटल F को तो ऐसे ही रखते हैं fx, और दूसरा g में t माइनस एक्स dx। देखो एक बात अपने दिमाग में रख लो, इसको आप gx ft माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, जैसी आपको सुविधा है। आप चाहते तो फिर इस फंक्शन को g कहते हैं, इसको f कहते हैं। फिर उस केस में हम चाहते हैं कि जो छोटा फंक्शन है ना sin t, उस फंक्शन में ट्रांसफॉर्म किया जाए, ना कि हम बड़े फंक्शन में रखें। हम दो जगह अपने t को रिप्लेस नहीं करना चाहते, इसलिए हम इस f को कुछ नहीं कह रहे। f जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, sin t सिंपल एक सिंगल फंक्शन है। इस तरह से आप उसमें सिर्फ g वाले फंक्शन में रखेंगे। अगर आपने इसको f कह दिया होगा तो फिर आप उस फंक्शन के अंदर f t माइनस एक्स करना, इधर gx रख देना। बेसिकली बात नहीं है, कुल मिलाकर जो इजी वाला फंक्शन है ना उसके अंदर रिप्लेस किया करो बस t माइनस एक्स से। जो थोड़ा टफ लगे उसे ऐसे ही लिखा करो, सिंपल। तो क्या पाएंगे आप, fx t की जगह x रखेंगे तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ जी, कैसा बनेगा देखते रहें एक लाइन। तो वाई टी ये एक्चुअली आंसर आया है हमारा, तो 8 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी क्या करेंगे e⁻⁻2 x की t की जगह x आ गया, और साइन x, यह है साइन x इंटू जी साइन t माइनस एक्स, ये हो जाएगा इंटू dx। देखें क्या कहिए, बहुत सिंपल, fx यानी f में t की जगह x तो fx हो गया, जी टी माइनस एक्स यानी यहां t की जगह t माइनस एक्स रिप्लेस किया, और ds। बस अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत सिंपल है। पहली बात तो ये देखो, यहाँ साइन x और साइन t माइनस एक्स नजर आ रहा है, तो एक तो 8 में से 2 ले लो, इसको 4 इंटू 2 कर लो। अब वहां 2 साइन है, साइन b का फॉर्मूला लगाओ पहले, याद है आपको मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं आपको। कन्वोल्यूशन के अंदर ऐसे क्वेश्चन थे हमारे पास, बिल्कुल सेम डिटो ऐसा ही क्वेश्चन था कि एक e है और 2 साइन या कॉस है, फिर वहां पर साइन ए कॉस भी, इस तरीके के फॉर्मूले लगे थे। तो अभी आप क्या करें, यहां से 8 एक उसको दे दें और फिर उसके बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें। क्या पाएंगे आप, वाई टी इज इक्वल 4 टाइम्स ऑफ 0 टू टी e⁻⁻2x। आगे देखो इसको ऐसे लिख देंगे 2 साइन x इंटू साइन t माइनस एक्स, ऐसे हो गया dx। और अब आप इसमें 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएं, याद है क्या था 2 साइन ए साइन बी, बताइए क्या था 2 साइन ए साइन बी। तो आपको याद होगा तो फॉर्मूले कॉस के हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है।
इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। तो मैंने कहा कि जो भी फॉर्मूला, जो भी टर्म्स आप यूज कर रहे हैं, एग्जाम में इन फॉर्मूलों को जरूर लिखें, इनका बहुत इंप्रेशन पड़ता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपकी लैंग्वेज थोड़ी वीक हो जाए, वहां पर भी वो आपको बेनिफिट देंगे कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाला बच्चा है, इसको अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में कम प्रॉब्लम आ रही है, मतलब किसी क्वेश्चन में ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो वहां पर आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो बहरहाल आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीजों का, रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है आपके आंसर राइटिंग में। फिलहाल अभी हम इसको ए कह देते हैं और इस वाले को हम बी कह देते हैं। एक बार तो माइनस करना है, एक्स से इसे माइनस करेंगे, या एक बार इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो कर दीजिए। तो वाई टी इज इक्वल 4 टाइम्स, इंटीग्रेशन अभी चल ही रहा है, e टू द पावर माइनस 2t, e टू द पावर माइनस 2t। आगे देखिए क्या करेंगे, 2, हाँ जी, क्या करेंगे, ब्रैकेट में आएगा एक बार तो कॉस, ये कॉस, इन्हें जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे, नहीं माइनस करना है, सॉरी, x माइनस टी माइनस और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो पता है क्या होगा, 2x माइनस टी हो जाएगा, ऐसे 2x माइनस टी। अच्छा ये 2x है, ये x है यहाँ। उसके बाद आगे माइनस कर कर इनको जोड़ना है, x से x कट होगा तो साइन टी ही तो बचेगा। बताइए ये लाइन समझ में आएगी? यानी आपने जब एक बार इन्हें जोड़ा, माइनस किया ना, पहले माइनस करेंगे, अच्छा कॉस है, कॉस, ओके, कॉस आएगा, कॉस, सॉरी गलती से लिखा गया, ये कॉस टी इंटू टी एक्स, दोनों फॉर्मूले कॉस में है, कॉस में तो कॉस रहेगा। एक बार आप a माइनस बी करेंगे तो इससे उसको माइनस करेंगे, x माइनस टी और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो 2x माइनस टी, और एक बार दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी, तो फिर x कैंसिल, t बचेगा तो cos t हो जाएगा। अब क्या करें, कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो cos t का तो कुछ होना नहीं है, बस सिर्फ इस वाले फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई करिए और फिर देखिए कमाल क्या होगा। देखिए क्या होगा, वाई टी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसलिए मेहनत पूरी मांगेगा। बाहर चल रहा है 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t, इंटीग्रेशन 0 टू t। अभी देखिए क्या है, e टू द पावर माइनस 2x इंटू कॉस 2x माइनस टी, और इसका dx में अलग कर दूं ऐसे, अगर आप समझ पा रहे हो तो हो गया। अब दूसरे वाले पोर्शन में क्या था, देखो यहां पर ये cos t लिखा है, cos t, तो cos t x का फंक्शन तो नहीं है, जब ये cos t x का फंक्शन नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं है, बस ये e की पावर इसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा यहां इस तरह से, तो ये cos t इंटीग्रेशन से बाहर e की पावर माइनस 2x और dx हो जाएगा, और 4 चाहें तो इसको इसके साथ ही लगा लें, तो क्या करेंगे माइनस 4 और cos t ऐसे, और इंटीग्रेशन में 0 टू t e टू द पावर माइनस 2x और dx ऐसे आएगा जी। देखिए बताइए ये लाइन समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पीछे वाली लाइन में ही हमने e को मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रहे यहाँ cos वगैरह को देखकर मत परेशान हो जाना, x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ cos t एज अ कोफिशिएंट है, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। अब देखो यहां तक तो आप पहुंच गए। एक बात आपको याद है कि e की पावर इसमें या तो बाई पार्ट से 2 बार आप सॉल्व करके लाएं, नहीं तो मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाते हुए 2 स्पेशल इंटीग्रल याद करने के लिए स्पेशल उसका प्रूफ भी मैंने आपको कराया था, उन दोनों इंटीग्रेशन को यहां पर डायरेक्ट यूज करना है। दो थे, एक e की पावर साइन, दूसरा e की पावर कॉस, तो ये बिल्कुल सिंपल आपको यहां पर इस फॉर्मूले का यूज कर देना है, जैसे e की पावर ax इंटू कॉस bx dx, ये था ऐसे, तो इसमें ऐसे करते थे हम, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे। अगर यहां कॉस आ रहे हैं ना पहले, तो पहले कॉस लिखना है, a कॉस और फिर b साइन, बीच में प्लस आएगा, ऐसे लिखते हैं a कॉस b साइन, इस फॉर्मूले का यूज करना है, ये फॉर्मूला है, और इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाँ ये bx है, x नहीं है, bx है, ये bx इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यहां पर डबल इंटीग्रेशन ड्यूल इंटीग्रेशन करने लग जाओगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। ये फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, एक साइन वाला है तो उसमें पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, बीच में उसका निशान उल्टा करना है माइनस, इस तरह से याद रखो। कैसे याद रखेंगे, लिख के बताएं दूसरा वाला, कभी आ जाए अगर काम, लिख देते हैं चलो, e की पावर ax और साइन bx अगर चाहिए, साइन bx dx ऐसे, तो ये e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ऐसे ही आएगा। देखो अगर यहाँ cos है ना, कैसे याद कर रहे हो, हेलो देखो इधर, यहाँ cos है ना, तो cos है तो पहले cos आएगा,
और यहाँ साइन है तो पहले साइन आएगा, ए साइन, और ए साइन डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद बचा हुआ कॉस आएगा, बी कॉस, लेकिन बीच में माइनस आता है, बस एक इतना ध्यान रखना, बी कॉस बी एक्स ऐसे। तो ये दो फॉर्मूलों का स्पेशल आप ध्यान रखेंगे। कभी भी ये पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रल के रूप में कहीं भी आ जाते हैं, इस वजह से इनको सीधा आप डायरेक्ट यूज करेंगे, कोई नहीं पूछेगा आपसे डबल इंटीग्रेशन क्या है। तो फिलहाल अभी आप इस वाले केस में, यहाँ इस केस में a की वैल्यू पहचानो कितनी है, a की वैल्यू -2 है, और b की वैल्यू पहचानो कितनी है, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट देखो ना, यहाँ x का कोफिशिएंट एंगल में, बाकी तो वो कांस्टेंट है, t से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 2, और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अब आप यहां पर इस पहले वाले पोर्शन में ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा, yt इज इक्वल 4 इंटू, देखो 1/a² प्लस b², इसको मैं बाहर ही कर दे रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे 1/2 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 का स्क्वायर, समझ गए तुम, सीधे लिख दूं, ये 4/a², 2 का स्क्वायर 4, और फिर से a² b²² 4 हो गया ऐसे। और ये जो e है ना, इसको मैं इसके साथ लिख रहा हूं, e की पावर -2x, क्योंकि लिमिट भी लगानी है, लिमिट लगानी है, इसलिए 1/a² b² तो कांस्टेंट है, उसे हमने बाहर कर दिया, a², 2 का स्क्वायर, b² -2 का स्क्वायर, इस तरह से आपस में जो भी सॉल्व होगा। लेकिन e जो है, चूंकि हमें लिमिट लगानी है, इसलिए इस फंक्शन के ब्रैकेट के साथ में रखेंगे। अब देखिए अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट, हाँ जी क्या आएगा, a cos, तो -2 और cos, ये आएगा cos, क्या आ जाएगा 2x t, 2x t, ठीक है, और प्लस b तो 2 ही है, 2, और sin और 2x t, बस इतना सा है। ये बताइए इतनी बात समझ में आई क्या, इसकी लिमिट आएगी 0 से t पहले वाले पोर्शन में। b की वैल्यू यहां से 2 है और a की वैल्यू इसका कोफिशिएंट है, तो यहां देखो a की वैल्यू x का कोफिशिएंट e की पावर में, b की वैल्यू x का ही कोफिशिएंट देखना है एंगल के अंदर, तो यहां पर यहां देखेंगे तो a की वैल्यू -2, तो -a, वो -2 है ना, तो -2 cos, ये आया a -2 cos, और प्लस b, और b कितना है 2, तो b की वैल्यू 2, और आगे फिर साइन लिखा है तो फिर साइन आ गया। तो आया यहां तक समझ, एक बार फिर से समझ लें। देखिए क्या किया, यहां आपने 1/a² प्लस b² एज अ कांस्टेंट है, इस वजह से इसको बाहर रखा हमने, और e की पावर हमने इस ब्रैकेट के साथ इसलिए रखी क्योंकि हमें लिमिट भी लगानी है 0 से t। तो पहले वाले इंटीग्रल का क्या हो रहा है, a की पावर ax, ये ऐसे ही आ गया। अब तुम्हें इधर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a कितना है -2, और cos जो भी एंगल है उसे लिख दो ऐसे, जो भी एंगल है उसका ऐसे लिख दो, क्योंकि यहां एंगल अगर bx है ना, तो एंगल bx चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है अंदर वाले एंगल से। जैसे यहाँ साइन bx एंगल, तो यहाँ इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल वही चलेगा जो एंगल है, बस आपको वहां से कोफिशिएंट पहचानना है बस। तो क्या करेंगे, -2 cos जो एंगल था छाप दिया, प्लस b, और b की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2, तो 2 साइन और उसका एंगल आ गया ऐसे। तो ये पहले वाले इंटीग्रेशन को हमने इस फॉर्मूले से डायरेक्ट यूज किया है, और मैं बता रहा हूं आपको इस फॉर्मूले से जान मत बचाना, कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन ऐसा दे देंगे वो आपको जिसमें आपको ये अप्लाई करने ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए इतना टाइम नहीं होगा अपने पास, वो डबल इंटीग्रेशन नहीं चाहते आपसे बाई पार्ट से करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें आपका, और बहुत सारी क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर। इसलिए इन दो फॉर्मूलों को जरूर हमेशा याद रखिए, बहुत आसान तरीका है। मैंने बताया e की पावर cos लिखा है तो पहले a cos, e की पावर sin लिखा है तो a sin, एक याद रखेंगे अगला अपने आप ही याद हो जाएगा, cos आ गया तो sin आएगा, आगे sin आ गया तो cos आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो ये इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन हुआ, अब देखो दूसरे पेन से ग्रीन कलर ले लेते हैं। मान लीजिए आप इसका इंटीग्रेशन भी तो करेंगे अभी, e की पावर 2x वो भी तो आगे बचा है ना, तो अभी आप उसका भी इंटीग्रेशन करें। तो जैसे आप e का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि यहां पर -4, ये -4 और cos t एज इट इज रहेगा, -4 cos t एज इट इज, और e का इंटीग्रेशन तो e ही होता है, अपॉन पर 2 माइनस का कॉफिशिएंट और आएगा, और इस तरह इसकी भी लिमिट लगेगी 0 से t ऐसे। अलग पेन से लिखा है ताकि आप थोड़ा समझ पाए। ये पिंक कलर से पहले वाले का इस वाले फॉर्मूले से लगाकर हमने ये लिखा है, और ये जो ग्रीन कलर से लिखा है ये हमने इस दूसरे वाले इंटीग्रेशन को किया है। क्योंकि इसमें सिंपली e की पावर का इंटीग्रेशन करना है, इस वजह से बहुत इजी, e का तो e होता है और जो कॉफिशिएंट आता है वो और अपॉन पर आएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर -2 ये कॉफिशिएंट है, अपॉन पर आ गया। अब जरा इसके लिमिट पर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक
काम करेंगे और देखना कैसे बनेगी इसकी लिमिट। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करनी होगी हमें इसमें। 20 मार्क्स इतनी आराम से नहीं मिलते। 4/8 तो ये 1/2 बनाकर इस ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं हम, ये 1/2 बन गया है। ठीक है, आगे समझिए। जब पहले आप इस फंक्शन में t रखेंगे x की जगह, तो यहां क्या आने वाला है, e⁻⁻2t ब्रैकेट। ध्यान दें, देखें इधर ध्यान दें, t रखेंगे तो -2 cos, यहां 2t - t तो t बचेगा ऐसे, 2t - t प्लस आगे देखो 2 sin, यहां से देख सकते हैं 2t - t तो फिर से t बचेगा, ये तो आया अपर लिमिट से, अपर लिमिट t रखने के बाद। अब माइनस करके इसी में लोअर लिमिट 0, e⁻0 लिख देते हैं एक बार ऐसे, e⁻0 अंदर ध्यान दे। अगर आप 0 रखेंगे x को, किसको, x को, तो आएगा -2 cos -t, -2 cos और ब्रैकेट लगा देते हैं -t, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आगे रखो यहां x को 0, तो 2 sin -t क्या बन रहा है, 2 sin -t, देखो हाँ जी, तो +2 sin ये -t इस तरह से, तो ये आया सेकंड ब्रैकेट, अपर लिमिट से इतना, फिर माइनस करके लोअर लिमिट से इतना, फिर ये ब्रैकेट यहां बंद हो गया पहले वाले इंटीग्रल में लिमिट लगाने के बाद। इन्हें थोड़ा सॉल्व कर लेना, 2 और ये 2 जा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये टर्म्स एक्स्ट्रा और चल रही है, 4 cos t, 2 2 आएगा, कैंसिल हो गया वो, तो +2 cos t और ब्रैकेट में रखेंगे तो e⁻⁻2t और -e⁻0, ये आ जाएगा दूसरा फैक्टर। बस आने वाला है बस अब आंसर, देखिए कैसे बनेगा। हाँ जी, देखिए ध्यान से क्या बना, देखिए yt इज इक्वल 1/2 e⁻⁻2t, e⁻⁻2t, ठीक है। यहां ध्यान से देखो क्या बन रहा है, -2 cos t +2 sin t ऐसे, और यहां आगे से देखेंगे क्या बनेगा, ध्यान दो इधर, e⁻0 1 होता है, आगे से देखिए ये नेगेटिव है ना, cos पे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos -θ cos θ ही होता है, इस वजह से यहां तो -cos t ही रहेगा, और एक माइनस बाहर से तो प्लस cos t हो जाएगा, 2 cos t, ये 2 cos t हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आगे देखो, देख रहे हैं ये माइनस, इस माइनस का यहां से निकल के बाहर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा होता है, इस वजह से यहां का माइनस निकल के बाहर आया तो ये माइनस हुआ, और एक माइनस यहां से इधर जाएगा, देख पा रहे हैं, तो कितने माइनस हो जाएंगे, फिर से 2 माइनस हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल प्लस ही रहेगा, 2 sin t, और ये ब्रैकेट बंद, ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा है, ये लिखा है 2 cos t और ब्रैकेट में e⁻⁻2t और -1, समझ में आया, इतनी कहानी समझ में आई अभी तक, क्या हो रहा है देख रहे हैं। यहां हमने इस फंक्शन में जब लिमिट रखी तो एक बात तो यहां ध्यान रखनी है कि cos का नेगेटिव, ये फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस रहेगा, और बाहर से भी माइनस है तो प्लस हो गया, एक साइन का नेगेटिव आएगा और एक बाहर से नेगेटिव आएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इस वजह से ये प्लस ही रहा, और फिर आगे से लिमिट देखी तो यहां आप देख सकते हैं 2 cos और e एज इट इज e⁻0 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसे थोड़ा ठीक करें, देखिए क्या ठीक कर सकते हैं इसको, ठीक ये कर सकते हैं कि यहां से देखो 2 cos t e⁻t, और ये पूरा फंक्शन ये e की पावर वाले फंक्शन है, और ये जो बाकी बच रहे हैं ये साइन कॉस वाले फंक्शन है अलग से, समझ पा रहे हैं, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं yt इज इक्वल yt, पहले तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कराएं 2 को, तो जैसे आप इसे अंदर 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो e⁻⁻2t और अंदर बचेगा -cos t प्लस sin t ऐसे, और देखो ये 2 आगे भी तो बढ़ेगा, जब ये 2 आगे बढ़ेगा तो कट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे cos t और प्लस sin t, इतना रहा sin t, इतनी बात समझ में आ रही। आगे देखो, यहां हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको अगर मल्टीप्लाई करा दें हम, मल्टीप्लाई अंदर, तो क्या आएगा, e की पावर 2 e⁻⁻2t और cos t और -2 cos t, इस तरह से आएगा कि नहीं, तो ये वाला जो cos है इनके साथ एडजस्ट हो जाएगा, और यहां से e की पावर कॉमन लेकर ये cos फिर इसके साथ आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो लास्ट में बस आपको यही करना है कि इन दोनों फंक्शंस को थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिख दें,
और फिर बस आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, वाई टी इज इक्वल, यहां से e की पावर माइनस 2t कॉमन, ये कॉमन आ गया। ठीक, अब ध्यान देंगे माइनस का cos t और ये प्लस के 2 cos t, तो cos t नहीं बचेगा, तो इसका मतलब यहां से प्लस का cos t बचेगा और प्लस sin t हो जाएगा। ये ऐसे देख पा रहे हैं कैसे हुआ, ये माइनस का cos t और प्लस के 2 cos t हो जाएंगे, तो प्लस का cos t आया। ये मत सोचने लगना कि माइनस मैंने छोड़ दिया है, माइनस छोड़ा नहीं है, वो माइनस cos t और ये प्लस के 2 cos t आपस में सॉल्व होकर प्लस का 1 cos t बचा है। अब आगे देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए इसको ये माइनस के 2 cos है और प्लस का 1, तो माइनस का cos t और प्लस sin t, तो प्लस sin t लिख दो पहले और माइनस cos t लिख दो ऐसे। ये है जी आपका आंसर, इस पूरे 20 मार्क्स के क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरह से आप बना के लिखेंगे तब आपको फुल नंबर्स मिलेंगे, यही उसको फाइनल आंसर में चाहिए होता है। ठीक है, कि a की पावर 2t cos t प्लस sin t और sin t माइनस cos t, ये इसको भी sin t प्लस cos t लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो देखा आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप चाहें तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके देखें, वहां देखेंगे आप एबीसीडी की वैल्यू निकालना भी उतना आसान नहीं है। अब चूंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप वहां एबीसीडी में आंसर नहीं लिख सकते, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन में आपको लिखवा के छोड़ दिया था। ठीक है, उसमें पूरी एबीसीडी की वैल्यू, चारों वैल्यू चाहिए होंगी। ऐसे करेंगे तो कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे इसमें और उसमें फिर वो फुल मार्क्स देंगे आपको। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन से वहां कर भी दिया ना, तब भी वो क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स नहीं देने वाले, 20 मार्क्स में आपको मैक्सिमम 10-11 मार्क्स देके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया ही इस वजह से गया है क्योंकि कन्वोल्यूशन थ्योरम इसमें बच्चे यूज करें और दिखाएं कि कुछ डिफरेंट अप्रोच इसमें कैसे की जा सकती है। दो चीजों का ध्यान रखेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम और दूसरा वो जो फॉर्मूला हमने इसमें बीच में इंटीग्रेशन का लगाया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार इसको सॉल्व करके जरूर देखें। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्या लिखा है, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल कॉस 2t और गिवन है इनिशियल कंडीशन y01 एंड y पाई बाई 2 इज इक्वल 1। सॉल्व करना है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप इसमें इस फंक्शन को ऐसे बना के लिखेंगे y डबल डैश t, पहले t में लिख लिया करें फंक्शन को, क्योंकि हमें पता होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेते हैं तो फिर फंक्शन s में कन्वर्ट होता है और फिर उसका इनवर्स लेते हैं तो s वाला फंक्शन t में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके, प्लस 9yt इस तरह से एंड राइट साइड में है cos 2t और इनिशियल कंडीशन दी है y0 की वैल्यू 1 है और y पाई बाय 2 इसकी वैल्यू -1 है। इस तरह से आपको इनिशियल कंडीशन दी है। अब आप लिखेंगे बाय या टेकिंग, टेकिंग लिखा करेंगे ज्यादा अच्छा है, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन। कहीं भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटर की तरह है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एन ऑपरेटर, तो आप उसको कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं इस तरह से। तो क्या कहेंगे आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन y डबल डैश t ऐसे प्लस 9 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y t सिंपली इतना एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t इस तरह से। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप फॉर्मूले लगाएं, एस स्क्वायर, क्या कहेंगे आप इसे, वाई एस माइनस वाई जीरो, नहीं एक एस आएगा, हाँ जी, माइनस एस इंटू वाई जीरो और माइनस वाई डैश जीरो, इस तरह से ऐसे लिख देंगे। प्लस आगे 9 लिखा है और इंटू वाई एस करके लिख सकते हैं क्योंकि इसमें तो कोई डेरिवेटिव है नहीं, सीधा इसमें डबल डेरिवेटिव था और फंक्शन वाई टी है। राइट साइड में आप क्या पाएंगे, 1 अपॉन नहीं एस अपॉन स्टार टेबल से एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह से हमने इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया है। ठीक है, अब इसमें इनिशियल कंडीशन जो गिवन है y0 की वैल्यू 1 और y डैश 0 कहीं गिवन है, इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें यूज करें। ये देखो, ये y0 1 और डैश कहीं आ रहा है तो उसकी जगह -1। एक बात का ध्यान रखें, यहां इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ट्विस्ट है कि आपको ये y पाई बाय 2 की वैल्यू गिवन है, y डैश 0 की वैल्यू गिवन नहीं है, और जबकि आपको y डैश की यहां जरूरत है। समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन की स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर कभी आपको इस तरह से आधी अधूरी जानकारी दी गई है, उस केस में आप गिवन जो है उसका यूज कर लें, y0 इज इक्वल 1 और y डैश 0 अगर नहीं है क्वेश्चन के अंदर, y डैश 0 अगर क्वेश्चन में नहीं है, तब उस केस में आप अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट क्रिएट कर लें। आप अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट मान ले, c मान ले, a मान ले, b मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। क्योंकि यहां पर y पाई बाय 2 की वैल्यू गिवन है, y डैश 0 की वैल्यू नहीं गिवन है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन की हालत?
इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज इतना ही है कि कभी कभी क्या करते हैं, वाई डैश की वैल्यू नहीं दे करके कुछ और वैल्यू दे देंगे। अगर आपके इस रिक्वायरमेंट में कोई वैल्यू नहीं है तो चूंकि आपकी वो वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, डेरिवेटिव करने के बाद कोई कांस्टेंट जीरो रखेंगे उसमें तो कांस्टेंट ही तो आएगा। इस तरह से आप उसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लें। अ कांस्टेंट क्या लिख लें, कांस्टेंट मान ले आप उसको, कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान ले, सी मान ले, ए मान ले, बी मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है। हम उस कांस्टेंट को सी मान लेते हैं और सी की वैल्यू निकालने के लिए ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है उसने लास्ट में, कि जब लास्ट में आपका आंसर वाई टी में आ जाएगा ना, तब उसमें टी की जगह पाई बाई 2 डालना और फिर उसको -1 रख के वहां से सी की वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है? उसने गेम क्या खेला, उसने ये कहा कि वाई डैश 0 हम अभी तुम्हें डायरेक्ट नहीं देते, जो भी मानना है मान लो, लास्ट में जब आपका आंसर आएगा उसमें टी की जगह पाई बाई 2 रखना और फिर उसकी वैल्यू -1, वहां से अपने सी की वैल्यू निकाल के लेके आना। ये काम भी हम पे ही छोड़ दिया उसने। तो अभी क्या करें आप, इसमें y0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू c रख दें, तो क्या पाएंगे, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस और इसकी वैल्यू 1 होगी। y डैश 0 पता नहीं तो c लिख देते हैं और प्लस 9 और क्या करेंगे, हाँ जी y एस एज इट इज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इस तरह हो जाएगा। क्या देखेंगे, वाई एस कॉमन आएगा और ये माइनस एस माइनस सी जो है ना, ये राइट साइड में पहुंचा दो, तो प्लस एस प्लस सी, सी तो कांस्टेंट है, इन्हें आप राइट साइड में पहुंचा देंगे, बाकी एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन पे आ जाएगा। तो देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, हाँ जी क्या होगा, वाई एस कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल, राइट साइड में क्या था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और इधर जाके क्या होगा, एस प्लस सी हो जाएगा। अब उसके बाद ये एस स्क्वायर प्लस 9 को अपॉन पे पहुंचाइए, तो क्या करेंगे आप, वाई एस इज इक्वल क्या कहेंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 या एस स्क्वायर प्लस 4 ऐसे, और एस स्क्वायर प्लस 9 ऐसे, और प्लस एस अपॉन अलग से लिख दो इसे मैं, एस स्क्वायर प्लस 9 और प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 ऐसे लिख दिया हमने। अब ये क्वेश्चन जो है, जो आपके सामने लिखा है, ये वाई एस की वैल्यू बन चुकी है। अब आप इसमें लेंगे बाय या नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो आप एग्जाम में कभी भी इस तरह शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, ILT में आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, नहीं तो आप पूरा लिखेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसमें लिखेंगे L इनवर्स ऑफ द फंक्शन वाई एस ऐसे। अब जरा यहां पे ध्यान दें, L इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये जो लिखा है ना, क्या इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4 और फिर से इसमें देखो कुछ तैयार है, क्या तैयार है, कन्वोल्यूशन थ्योरम तैयार है, एस स्क्वायर प्लस 9, समझ पा रहे हैं आप, इसलिए वो इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने आपको कराई थी, कन्वोल्यूशन थ्योरम। फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन सोचने की जरूरत ही नहीं है, करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे आप, अदरवाइज तो चॉइस है आपके पास, करना चाहें तो कर सकते हैं। एस स्क्वायर प्लस 9 ये अलग, और प्लस सी कांस्टेंट लाप्लास इनवर्स ऑफ देखिए क्या आएगा, इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये आ जाएगा। देख सकते हैं आप, इसको तो सीधे लिख सकते हैं cos 3t, उसको सीधे लिख सकते हैं sin 3t, लेकिन एक बात की कमी है, बताओ किस बात की कमी है, 1 अपॉन ए भी आता है इसमें, तो 1 अपॉन 3 sin 3t, ये cos 3t, और इसमें क्या करना होगा, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम है, ये कन्वोल्यूशन थ्योरम है, ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम से करेंगे इसे हम, ऐसे लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे अभी समझाते हैं। फिलहाल अभी हम इसे इक्वेशन नंबर एक लाइन लिखकर छोड़ देते हैं। जैसे हम इसको वाई टी बोलेंगे, आंसर आएगा जो हमारा, तो इसको एज इट इज रखो, एल इनवर्स ऑफ जो फंक्शन हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, जो फंक्शन हम निकालना चाहते हैं, या फिर चलो लिख ही देते हैं एक बार इसको ऐसे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 ऐसे ऐसे, और ये बताइए इसकी जगह क्या लिखूं मैं, cos 3t और इसकी जगह c अपॉन 3 sin 3t। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दें, इसे आप एक इक्वेशन कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू अब निकालने जाएंगे हम अलग से, इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम से, जैसे हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम में
दो प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास निकालना सीखा है, तो चलिए इसको अलग से लेके चलते हैं। लिखेंगे नाउ हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, एल इनवर्स ऑफ, बताइए क्या था, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 था कि 4 था, एस स्क्वायर प्लस 4 है, कोई बात नहीं किसी के भी साथ लिख सकते हैं, कोई ऐसा फर्क नहीं है। हाँ, तो जो ऊपर से चल रहा है यूनिफॉर्मली हम उसी के साथ ले लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4 और इंटू 1 अपॉन ये 9 अलग है, ठीक है। तो आप इसे अपने इनवर्स लाप्लास वाले कन्वोल्यूशन थ्योरम से कंपेयर करिए, इसको ऐसे लिखेंगे एल इनवर्स ऑफ स्मॉल एफ एस इंटू जी एस, और इसका आंसर क्या होता है, बताओ क्या आंसर होता है, इसका आंसर होता है कैपिटल एफ स्टार जी, बस ऐसे लिख दिया करो, कैपिटल एफ स्टार जी, और उसकी वैल्यू क्या होती है अभी इंटीग्रल में हम देखेंगे क्या होती है। फिलहाल अभी आपके पास एफ एस की वैल्यू है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, जीएस की वैल्यू आपके पास है, स्मॉल जीएस कहते हैं उसे, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो आपसे जानना चाहते हैं क्या आप कैपिटल एफ टी की वैल्यू निकाल सकते हैं cos 2t, और यहां कैपिटल जी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 अपॉन 3 और साइन 3t, ऐसे इस तरह से, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एफ स्टार जी 0 टू टी कैपिटल एफ एक्स और कैपिटल जी टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए इसको x बना दें, क्या बनाएंगे इसे x, तो ऐसा आएगा, तो 0 टू टी cos 2x और इंटू इंटू क्या करेंगे वहां 1/3 साइन 3 और ब्रैकेट में t की जगह t माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिखना है पूरा। बताइए बात समझ में आई क्या? इस तरह से हमने इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाई, और अब हमारा काम है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना, ठीक है। कन्वोल्यूशन थ्योरम से मत भागिए, अगर आप सोचने लगे कि हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पार्शियल फ्रैक्शन से एबीसीडी की वैल्यू निकालना ही मुमकिन नहीं है, वो कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही सॉल्व हो पाएंगे, इसीलिए वो बनाई गई है, और इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर अकेला एक लेक्चर कन्वोल्यूशन थ्योरम पर लिया है, उसका प्रूफ और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उस पर ही एक पूरा लेक्चर था, फुल डेडिकेटेड था वो कन्वोल्यूशन थ्योरम को। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप क्या करें, ये 1/3 बाहर करें, 0 टू टी पहले साइन को लिख दें, साइन को कैसे लिखें, साइन ऐसे 3t माइनस 3x और cos 2x और dx। अब इसमें 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला लगाइए आप, तो एक काम करें 2 से मल्टीप्लाई और बाहर ये 2 से डिवाइड कर लें ऐसे, और फिर 2 साइन ए, बताइए क्या होता है, 2 साइन ए cos b, ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, इस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए और फिर आपका काम हो गया, बस इतना ही था। देखिए इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है, एक बार a प्लस बी जोड़ दो, दूसरी बार a माइनस बी माइनस कर दो, a पहचान लो, ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है, a और b का यूज करो और फिर देखो क्या बन रहा है, ये बाहर हो जाएगा 1/6, ये एफ स्टार जी की वैल्यू है, एफ स्टार जी 1/6, क्या करेंगे जी, इंटीग्रेशन 0 टू टी, हाँ जोड़िए एक बार, साइन एक बार इन्हें जोड़ना है, 3t माइनस 3x और प्लस 2x, क्या पाएंगे आप 3t माइनस x प्लस, दूसरी बार इन्हें प्लस माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 3t माइनस 3x माइनस 2x, तो माइनस के 5x हो जाएंगे, तो इस तरह से 3t माइनस 5x और ये हुआ dx, ऐसे बन जाएगा जी आपका ये फॉर्मूला, समझ में आया? x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान रहे कि कोएफिशिएंट कभी लिखेंगे तो x का ही लिख देंगे। चलिए इंटीग्रेशन करिए अब इसका, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, 1/6 इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो एक तो इंटीग्रेशन का माइनस आएगा 3t माइनस एक्स, और अपॉन पर कोएफिशिएंट भी तो आएगा x का -1, अपॉन पर कोएफिशिएंट -1, तो ये -1 हुआ, फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस हुआ, ये हुआ कॉस, और 3t माइनस 5x और अपॉन पर x का कोएफिशिएंट -5, इस तरह से लिमिट आएगी 0 से t, 0 टू t, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया,
आप चाहें तो नीचे से 5 एलसीएम लेके बाहर निकाल दें और इसको 1/30 बना के बाहर कर दें। 1/30 क्या आएगा यहाँ पर 5 कॉस 3t माइनस एक्स और प्लस कॉस 3t माइनस 5x, ऐसे करके थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन में, इस वजह से हमने एलसीएम हटा दिया, वो उसको बाहर ही पहुंचा दिया। 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। और ये समझ गए आप, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है। अब इसमें लिमिट रखी, जैसे आप इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए यहां 1/30 अपर लिमिट रखिए जी, तो 5, पहले तो x की जगह t रखना है, तो t रखेंगे तो क्या पाएंगे 5 cos 2t, नहीं आया समझ, 3t माइनस t 2t, आगे प्लस कॉस, ये कॉस, या 3t माइनस 5t, माइनस के 2t, तो लिख देते हैं माइनस 2t ऐसे ब्रैकेट में, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। हाँ जी, 5 x की जगह 0 तो cos 3t, तो 5 cos 3t ऐसे, 5 cos 3t, आगे यहां x की जगह 0 तो प्लस cos 3t ऐसे आ जाएगा। आई बात समझ, ठीक है यहां तक? चलिए अब इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए और बस आ गया आपका आंसर। तो आप इसे लिखेंगे 1/30 इंटू 5 cos 2t, 5 cos 2t, और माइनस का cos पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से cos 2t ही रहेगा। आगे से देखो जरा, 5 cos 3t और प्लस 1 cos 3t कितना हो गया 6 cos 3t, तो ये 6 cos 3t ऐसे बना के लिख दीजिए। यहां से भी देख सकते हैं आप 6 बनेगा, ये देख रहे हैं ना, तो ये 6 cos 2t और माइनस 6 cos 3t ऐसे बचेगा इस तरह, और बाहर चल रहा है 1/30 ऐसे, अंदर से 6 कॉमन ले, बाहर से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से आपका f स्टार g, एक्चुअली f स्टार g जो आंसर है, तो 1/5 cos 2t माइनस cos 3t, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये कहां रखना है हमें, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में छोड़ के बैठे हुए थे इस f स्टार g, मतलब ये वाला जो लास्ट में है ना, ये इसी का आंसर तो हमने f स्टार g निकाला है, यही तो f स्टार g है, f स्टार g कन्वोल्यूशन थ्योरम से, ठीक है, लिखा भी है देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसके बदले वो वैल्यू, और बाकी ये चल ही रहा है, फिर हम टोटल मिला के अपने आंसर में c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करें, इसके बदले वैल्यू रखें, और यहाँ cos 3t प्लस c/3 sin 3t और है, तो ये वैल्यू जो हमने निकाली है इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए क्या बनेगा, yt लिखेंगे, देन yt, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, बताइए जरा क्या बनेगी, yt इज इक्वल 1/5 cos 2t माइनस cos 3t ऐसे, ये तो आ रही है उस f स्टार g की वैल्यू। अब आगे कुछ और भी लिखा था, प्लस cos 3t प्लस c/3 और sin 3t, ये है, देख लो अगर इनमें भी थोड़ा एडजस्टमेंट हो सके, जैसे cos 3t इसके साथ एडजस्ट हो सकता है ना, बाकी तो और कुछ नहीं है, फिलहाल अपने पास इतनी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब यहां आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, कोई बात नहीं, हम इसको अभी आगे सॉल्व कर लेंगे, फिलहाल अभी आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप एक बात पर ध्यान दें, स्टार्टिंग में इक्वेशन के अंदर ही उसने एक वैल्यू दी थी y π/2 इज इक्वल कितना 1 या -1, देखिए गिवन y π/2 इज इक्वल -1, यानी t के बदले दैट इज t इक्वल π/2 रखना है आपने, ये बात समझो, t इक्वल 90 डिग्री π/2, तो यहां आप रखेंगे तो ये तो -1 हो जाएगा, -1। अभी देखो ध्यान से देखो, t/2 मतलब यहां t की वैल्यू π/2 रखेंगे तो क्या क्या होगा, 1/5 ब्रैकेट यूज करें, यहां cos 2t, तो 2t की वैल्यू एक्चुअली कितनी हो रही है, यहां से पाई ही हो जाएगी ना, 2t की वैल्यू देख रहे हैं पाई हो जाएगी सीधा, है ना, तो जहां t है वहां पाई हो जाएगा, तो ये 2t cos 2π/2 मतलब cos पाई -1 होता है, ठीक है, लिख के दिखाएं आपको एक बार, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, कभी कंफ्यूज हो जाए आप, इसको आप y π/2 लिखें,
और इज इक्वल 1/5 1/5 कॉस, इसको 2π/2 मतलब कॉस पाई हो जाएगा, और माइनस कॉस 3π/2 तो ये 3π/2 हो जाएगा ऐसे, और प्लस आगे फिर से कॉस 3π/2 होगा ऐसे, प्लस c/3 और साइन 3π/2 हो जाएगा ऐसे, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी बस मैंने लिख दी है इस t की जगह π/2। अब आपको जानना है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए कैसे बनेगा, अब आपको ये जानना है, हाँ जी, कि इसकी वैल्यू -1 गिवन है, 1/5 कॉस पाई -1 होता है, कॉस कितने भी π/2 हो 0 होगा, कॉस कितने भी π/2 हो वो 0 होगा, लेकिन ये ऑड ही π/2 बैठेगा हमेशा, इज इक्वल फिर से ये 0 हो जाएगा, और प्लस c/3 और कॉस 3π/2 नीचे डाउनवर्ड होता है 270 डिग्री तो -1 हो जाएगा ऐसे, कॉस ऊपर होता है ना π/2 3π/2 नीचे, फिर π/2 ऊपर 7π/2 नीचे, इस तरह से। तो डाउनवर्ड वाले में ध्यान रखिए, ऐसे में यहां साइन +1 होता है और यहां पर साइन -1 होता है, ऐसे याद रखिए। और cos 0 होता है, cos की वैल्यू 0 होगी इस पूरे पे, cos 0 होगा। यहां इस वाली लाइन पर साइन 0 होगा, और इधर cos +1 होगा, और इधर cos -1 होता है, ये -1 होता है cos। ठीक है, एक तरफ cos पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, एक तरफ साइन पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरी तरफ उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इस तरह से याद रखें। तो फिलहाल अभी आपके पास यहां से ये -1 और ये -1/5 इस तरह से, और -c/3 ये निकल के आ रहा है। अब c की वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहां से, जैसे आप c की वैल्यू निकालेंगे और वापस आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, और फिर बस आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, कैसे आएगा, पहले इसको इधर भेजें, तो 1/5 -1 इज इक्वल -c/3, या इसका एलसीएम लेंगे तो 1 - 5 तो -4/5 हो जाएगा, इज इक्वल -c/3। तो c की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 12/5। बस ये c की वैल्यू उसने हमसे निकलवाने की थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करवाई है, कि c की वैल्यू और आप निकाल के खुद बताएं, क्योंकि हम तो आपको सीधी वैल्यू नहीं देंगे, हम तो π/2 की वैल्यू -1 देंगे। तो ये एक्स्ट्रा काम इसमें और था, बच्चे भूल जाएंगे अगर गलती से, या गलती से उसकी वैल्यू ही सीधा -1 यूज कर देंगे तो सीधा काट के आंसर 0। तो इस क्वेश्चन में क्या फर्क था कि आपको y' 0 नहीं दिया था, उसको आपने c माना, और लास्ट में जब ये आंसर निकल चुका था तब 12/5 इसका आंसर उसमें यूज करना है। तो अब क्या करें, इसे वापस इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, ये इक्वेशन नंबर 2 थी ना अपने पास, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 में आप इसको रखिए। हाँ जी, चलिए अब लिखो लिखो इसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो बताइए क्या बनेगी, yt इज इक्वल, ये 1/5 है, अंदर क्या चल रहा है, cos 2t माइनस cos 3t प्लस cos 3t प्लस c/3। तो फिर c की वैल्यू यहाँ 12/5 और बाई 3 तो अपॉन 3 और साइन 3t ऐसे लिखा है। ठीक है, तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं उसको, 3 4 जा, बस और कुछ नहीं इसमें करना है आपने, आप इसका फाइनल आंसर निकाल चुके हैं बस। तो ये थोड़े क्वेश्चन लेंदी होते हैं, टिपिकल होते हैं, 20 मार्क्स तक आपने देखा है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको हल्के में ना लें आप। जैसे cos 2t है, cos 3t है, इनको भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ से -1/5 होगा और प्लस ये 1 होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 4/5 हो जाएगा, और इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो 1/5 ये cos 2t और प्लस 4 cos 3t ऐसे आ जाएगा, 4 cos 3t और प्लस ये 4/5, और अगर आप सबसे 5 कॉमन निकाल भी लें तो फिर आप इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं 4 sin 3t प्लस 4 sin 3t। ये है फिर आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरह आप इसके क्वेश्चन का आंसर बना के दे सकते हैं। ये है इस क्वेश्चन का बिल्कुल लास्ट टिल द एंड, कोई भी इसमें कांस्टेंट नहीं है, पूरा कंप्लीट आंसर आपने बना के दिया हर कंडीशन को यूज करते हुए। कन्वोल्यूशन भी आपने इसमें यूज की है, इसमें आपने इनिशियल कंडीशन जो दी थी घुमा के उसका भी निकाल कर सी की वैल्यू निकाल के दे दी है। तब आप इस क्वेश्चन में पूरे फुल मार्क्स अपना गेन कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये सारे क्वेश्चन दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि पहली बात तो बच्चा करे ना, और दूसरी बात करे भी तो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड अगर वो कहीं लगा रहा है तो फिर उसके नंबर काट लें हम। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिनको अगर आप प्रॉपर्ली सही से सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आपके स्कोरिंग मार्क्स हैं, और इन्हीं की वजह से जो
एवरेज है ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो 80-90 के बीच में वो घूमता रहता है, ठीक है। इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। ये टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास के साथ में, और पूरा लाप्लास जब से हम पढ़ रहे हैं वो यही इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीख रहे थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन हुए अभी तक। चलिए एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2020 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और एक नया एक्सपेरिमेंट उन्होंने यूपीएससी में पूछा है, हो सकता है इस एग्जाम में भी ये दोबारा से कोई ट्रेंड, कोई नया टॉपिक इसमें डाल दें। वो टॉपिक क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन लाए हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में। आपने देखा अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं वो चैप्टर नंबर 4 से हैं, जिसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट है। देख रहे हैं आप यहाँ लेफ्ट साइड में टी आ रहा है, लेफ्ट साइड में टी। तो अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था, तो आप इसको ऐसे लिखिए टी वाई डबल डैश ऑफ द फंक्शन टी प्लस 2 टी, यहां भी टी है, और वाई डैश टी प्लस 2y इज टू वाई टी लिख दें इसको भी, 2yt इज इक्वल टू, और देखो इनिशियल कंडीशन तो सिंपल दी है इस बार, y0 की वैल्यू 1 है और y डैश 0 की वैल्यू इज आर्बिट्रेरी। उसने कह दिया अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख दे, तो हम मान लेते हैं उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को a मान लेते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम मान लेते हैं उसको a है वो, ठीक है। उसने कहा आर्बिट्रेरी, आपकी इच्छा है, आप आगे उससे एक बात और पूछिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी वो क्वेश्चन का आपका 2-4 नंबर काट देंगे अगर आपने आगे कंक्लूजन नहीं दिया तो, और कंक्लूजन तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप कुछ वैल्यू जो आर्बिट्रेरी आपने मानी है, आर्बिट्रेरी, इस आर्बिट्रेरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लास्ट में आपका आंसर में ए रहेगा जो कि आर्बिट्रेरी है, अपनी मर्जी से कुछ भी हो जाएगा, तब आपका आंसर तो बहुत सारी वैल्यू ले सकता है। ए तो आर्बिट्रेरी है ना, इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ले सकता है। अगर आपके आंसर में लास्ट में ए आ रहा है, किसी भी तरह से नहीं हट रहा है, इसका मतलब वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर ए कैंसिल हो गया, ए हट गया, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा, यहां पर ये वाली लाइन में कोई सी नजर नहीं आ रहा है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये? यूनिक सॉल्यूशन। इसके नीचे लिख भी लें आप, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फ्री फ्रॉम सी वगैरह से फ्री है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अभी आगे उसने पूछा है कि क्या ये वाला सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा? इज दिस प्रॉब्लम हैव अ यूनिक सॉल्यूशन? इज दिस प्रॉब्लम हैव अ यूनिक सॉल्यूशन? ये पूछा है आपसे। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर लास्ट में आंसर में ए रहेगा, तब उस केस में आर्बिट्रेरी है, चूंकि ए के इनफाइनाइट आंसर है, इनफाइनाइटली कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो फिर आपके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। अदरवाइज अगर लास्ट क्वेश्चन की तरह सी कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, आर्बिट्रेरी ए कैंसिल हो जाएगा, तब आपका आंसर यूनिक होगा, ठीक है। तो इस पर भी उसने कमेंट मांगा है आपसे, 2 नंबर का कमेंट होगा कम से कम ये। अगर आपने इस क्वेश्चन में ये कमेंट नहीं किया लास्ट में, तब आपके 2 नंबर गए कम से, और बीच में कोई गलती कर दी 1-2 छोटी मोटी, फिर वहां पे 2 नंबर और साफ गए, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 मिल रहे हैं आपको, पूरा क्वेश्चन करने के बावजूद भी। इसलिए आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत मायने रखता है, बहुत सोच समझ के अपने आंसर को लिखें, और चूंकि वहां पर स्पेस भी आपको लिमिटेड है, पहले ही सोच के अपने दिमाग में रखें कि क्या करना हमें आगे है इसमें। चलिए, अब आप सबसे पहले ही ध्यान दें, अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, इस क्वेश्चन का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो ये बताएं आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक लैंग्वेज लिख लें पहले, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू वाई डबल डैश टी, ये जो भी फंक्शन है, प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू वाई डैश टी, प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी, इस तरह से वाई टी इज इक्वल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2, ऐसे हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2। काफी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, बहुत अच्छा सवाल है, एक नया एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है इस क्वेश्चन में। देखिए क्या एक्सपेरिमेंट है, वो चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, वो चाहते हैं कि आप इसमें जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूले लगाना सीखे हैं ना, सीधे एच स्क्वायर वगैरह वगैरह, आप उस डेरिवेटिव के साथ साथ ये देखिए कि यहां इस फंक्शन में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लाई बाय टी भी समझ पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे हैं आप? वो जो हमने मल्टीप्लाई बाय टी का आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल सबसे पहले जो एक फंक्शन आपको समझाया था, ये
देखो मल्टीप्लाई बाय टी, अगर टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई होता है तब क्या करें, -1 की पावर एन और एन बार डिफरेंशिएशन कर दें उस फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, यानी कैपिटल एफ टी का लाप्लास अगर एफ एस है तब आपकी सिर्फ इस एफ टी का एफ एस निकालें और जितनी पावर है टी की, तो अभी हमारे केस में एक पावर है, तो देखो वो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपसे, एक नया एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्वेश्चन में किया कि वो वहां मल्टीप्लाई वाली चीज को अपने क्वेश्चन में डाल दिया उन्होंने। तो आपको क्या करना है पता है, -1 की पावर 1, एक बार डिफरेंशिएशन और जो भी फंक्शन है आगे उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है। समझ में आई कहानी? क्या कर दिया उन्होंने इसमें, टी से मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले की और रोल प्ले करा दिया उसमें। एक तो ऑलरेडी वो इतना टफ क्वेश्चन है, उसमें इस डिवीजन मल्टीप्लाई और भी बहुत सारी चीजें इनमें से यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये टेबल जो मैंने आपको जितनी बनवाई है, हालांकि मैंने इन सबका प्रूफ कराया आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के चैप्टर 1 में सब मिलेंगे आपको, लेकिन एटलीस्ट इनका टेबल भी आप याद रखें, ठीक है? तो ये चीज जो है आपको यहां पर इस वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगी कि यहां आपने, हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई बाय टी का भी लगाना है, ये डेरिवेटिव तो होगा ही, तो आप इसको ऐसे समझे, लिखेंगे बाय एल टी ऑफ मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन लिख दें, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, ये टी से याद करें इसको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कैपिटल एफ टी, कैपिटल एफ टी क्या करना है, माइनस, एक बार बस माइनस आ जाएगा, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एस करना है ऑफ द फंक्शन स्मॉल एफ एस। याद रहे स्मॉल एफ एस क्या है, स्मॉल एफ एस है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी, टी के फंक्शन का, यानी ये जो एस वाला फंक्शन है ये इस अकेले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपने क्या करना है पता है, ये सोचो कि अंदर वाला फंक्शन जो है ना वो कैपिटल एफ टी की तरह काम कर रहा है, तो पहले तो आपको इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सोचना है, और वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी डेरिवेटिव का है, समझ पा रहे हो? ऑल्सो एल टी ऑफ डेरिवेटिव, ये दोनों बातें इसमें लग रही हैं, ध्यानपूर्वक इसको जरा समझें। एल टी ऑफ डेरिवेटिव, उसमें क्या कर रहे हैं आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी डेरिवेटिव, किसी भी डेरिवेटिव का, ठीक है? तो किसी भी डेरिवेटिव का, जैसे आप यहां पर वाई डबल डैश लिखेंगे, वाई ट्रिपल डैश, तो मैं सीधा वाई एन के बारे में लिख देता हूं, वाई एन टी, इस तरह से जनरल लिख देता हूं, ठीक है? तो ये हमारा एफ टी का काम कर रहा है एक्चुअली। अगर लिखना चाहें तो इसको आप पहले ऐसे लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ टी समझिए आप इसे ऐसे, यहां पर एफ टी वाई एन डेरिवेटिव्स हैं, तो इस तरह से क्या आएगा, एस की पावर एन आएगा और वाई एस लिखेंगे बस एक बार, और फिर एस की पावर एक कम होती रहेगी, वाई जीरो की एंट्री, एस की पावर एक और कम, ये एन माइनस वन है, एस की पावर एन माइनस टू होगी, और फिर यहां वाई डैश जीरो आ जाएगा, और ऐसे करते 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 लास्ट में वाई की पावर कितनी आएगी, एन माइनस वन और जीरो, इस तरह से आ जाएगी। ये वाले दोनों फॉर्मूले आपको इन केसेस में लगाने हैं। पहले तो आप डेरिवेटिव के लिए एफ एस लिखेंगे और फिर बाहर से उसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कितना लाजवाब है? दोनों तरह से क्वेश्चन में बहुत ही कॉम्प्लिकेट सिचुएशन उसने बना दी है। पहले तो आप यहां डेरिवेटिव का एफ एस निकालेंगे और फिर बाद में उसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, ठीक है? डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ जी, लिखिए। तो एक डेरिवेटिव है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए अब देखिए, हाँ जी, कैसे बनाएंगे देखो, माइनस डिफरेंशिएशन डी बाई डी एस ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पर आप अंदर क्या करेंगे, उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। क्या लिखा जाता है, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एक पावर कम वाई जीरो और माइनस वाई डैश जीरो। देखो क्या हो रहा है, गेम तुम्हें समझ में आ रहा है? खेल ये हो रहा है कि यहाँ डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा और टी से मल्टीप्लाई है, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट मतलब माइनस वन की पावर वन तो माइनस और एक बार डेरिवेटिव, तो जो होगा इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब आगे आगे क्या लिखा है, यहां भी टी से ही मल्टीप्लाई है, ध्यान दें, टी से मल्टीप्लाई है, तो फिर इसमें भी -1 और डी बाई डी एस और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव।
हाँ जी, लिख पा रहे हैं? तो -2 हो जाएगा डी बाई डी एस और अंदर वाले फंक्शन का वाई एस और माइनस वाई जीरो, इस तरह से ये लिखा हमने। लास्ट में एल वाई टी, ये तो सिंपल है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2y(s) और राइट साइड में लाप्लास ऑफ 2 कैसे लिखेंगे, बताइए कैसे लिखेंगे लाप्लास ऑफ 2? 2/s, सिंपल है, इज इक्वल 2/s, ये और आ जाएगा 1/s है ना वो, इस तरह। अब जो वैल्यूज उसने दी हैं आपके क्वेश्चन में, y0 की वैल्यू और y'0 की वैल्यू क्या है जरा बताएंगे? y0 y'0 इन दो वैल्यूज को उसने क्वेश्चन में दिया है। y0 की वैल्यू 1 है और y'0 जो है हमने अपनी तरफ से माना है a, ठीक है, आर्बिट्रेरी है। तो अब आप इसमें उन दोनों वैल्यूज को रखिए पहले और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे। तो d बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर वाई एस माइनस, इसकी जगह s हो जाएगा और माइनस ही a आ गया, ओके, -2 d बाई डी एस ऑफ s वाई एस और -1 हो गया, यहां ये 2y(s) हो जाएगा प्लस 2y(s) और इज इक्वल 2/s ऐसे चल रहा है। ये लाइन समझ लीजिए, कुछ नहीं किया हमने, इसमें हमने y0 की वैल्यू 1 रखी और y'0 जो था वो a आर्बिट्रेरी हमने अपनी तरफ से जो माना है उसको रख दिया है। अब आपको यहां इसके आगे डिफरेंशिएशन करना है, क्या करेंगे जी? डिफरेंशिएशन, नाउ डिफरेंशिएटिंग, ठीक, चलिए ये लाइन लिख लीजिए, देखो नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग, ऊपर देख सकते हैं किसके रिस्पेक्ट पे करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। एस के रिस्पेक्ट पर जहां भी एस के फंक्शन है वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगर दो फंक्शन है तो यहां पर आप देख सकते हैं एस स्क्वायर वाई एस, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन है ना, और यहां पर भी देखो एस वाई एस, इनमें भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और इसमें भी आप देख रहे हैं इन दोनों में भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, माइनस बाहर, एस स्क्वायर को रोका, वाई का करेंगे तो वाई डैश एस, ऐसे ध्यान रहे किसके रिस्पेक्ट पे हो रहा है, एस के रिस्पेक्ट पे, प्लस 2s कर देंगे और ys ऐसे ही आ जाएगा। s का क्या हुआ 1, a का कांस्टेंट है तो 0, s का आगे 1 और ये कांस्टेंट, ठीक, -2, ये -2, इसका करें, s को रोका, y का y डैश s प्लस ys को रोका, s का 1 हो गया, इंटू 1 लिख देता हूं, चलो ये लिखा इंटू 1, समझ गए होंगे आप, -1 0 और ये 0, ये इतना हो गया, प्लस आगे तो 2ys लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, क्योंकि वहां t से मल्टीप्लाई था, इस वजह से वहां डेरिवेटिव वाली टर्म आई और उस वजह से ये सब हालात देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा ठीक करें इसे, क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और यूपीएससी जो है डे बाय डे अपने क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा एडवांस बनाती जा रही है, ठीक है। तो और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट एग्जाम्स हैं वो भी यूपीएससी के क्वेश्चंस के ऊपर ही ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए देखो इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, यहां -s स्क्वायर वाई डैश एस, -2s वाई एस और +1, आगे से -2s वाई डैश एस और -2 वाई एस, -2 वाई एस, आगे क्या बच रहा है, +2 वाई एस इज इक्वल 2/s, की राइट साइड में चली रहा है। अब आप लेफ्ट साइड में जरा ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड में क्या देखना है आपको, एक तो वाई डैश वाली टर्म्स है, वाई डैश वाली टर्म्स है, और दूसरा वाई एस वाली टर्म्स है, और कुछ चीजें आपस में सॉल्व हो रही होंगी, जैसे माइनस का 2s, नहीं ये नहीं हो रहा है, ये 2 वाई एस कैंसिल हो रहा है, तो इनको कैंसिल ही कर देते हैं, चलो मुक्ति दे दो इन्हें, ये कैंसिल होगी, -2 वाई एस प्लस 2 वाई एस कैंसिल, बाकी जो बच रहा है थोड़ा ध्यान से देखें इसमें, ये वाई डैश एस, ये वाई डैश एस, इनमें से माइनस कॉमन लेते हुए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2s और वाई डैश एस, ऐसे, बाकी जो बच रहा है ये वाला, अच्छा डबल डैश नहीं है, सिंगल है, सिंगल है वो, वाई डैश एस, ध्यान रही एस के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन, वाई डैश -2s वाई एस, ऐसे आ गया,
और इज इक्वल, कुछ बातें देखो, ये 1 बच रहा है ना, ये इस 1 को उधर ले जाए, क्या बचेगा 2/s माइनस 2/s माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जरा थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या हम इसको ऐसे लिख पाएंगे माइनस कॉमन, तो उधर की टर्म्स भी घुमा देना, और इसको मैं ऐसे लिख दूं y डैश s प्लस 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s ys, और इधर 1 माइनस 2 अपॉन s ऐसे, और इनटू करके ये वाला टर्म पूरा उसके अपॉन भी पहुंच जाएगा, s स्क्वायर प्लस 2s लिख सकते हैं क्या, बताएं, देख लो क्या किया हमने। हमने यहां इस टर्म को फ्री कर दिया, फ्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात देखो, यहां नीचे से s कॉमन आके इस टर्म को तो कैंसिल ही कर देगा कम से कम। जब ये टर्म कैंसिल होगी तो क्या बनेगा, देखो, हाँ जी, y डैश s, एक बात याद है आपको, ये y डैश s किसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन था, s के रिस्पेक्ट पर, dy अपॉन ds लिख दूं इसे, बताइए। और प्लस, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 अपॉन s प्लस 2, बताइए 2 अपॉन s प्लस 2 लिख सकते हैं क्या, s कॉमन हो गया कैंसिल, और ये ys एक्चुअली, एक मिनट के लिए y समझ लो, है भी ys का फंक्शन, क्योंकि s के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। राइट साइड में कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलने दो उसे, 1 माइनस 2/s कर लेंगे इसको ठीक बाद में, फिलहाल अभी ऐसे रहने दो, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s कर लेंगे इसको भी ठीक, या करना चाहो तो चलो अभी करा देते हैं, कोई नहीं, बाद में भी देख लेंगे। s माइनस 2 कॉमन ले लेना एलसीएम, तो क्या आएगा s स्क्वायर और s प्लस 2, ऐसे लिख दो, समझ गए होंगे क्या हुआ, s एलसीएम एक s कॉमन, तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है बस, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको कुछ बनता हुआ नजर आएगा। हाँ जी, क्या आपको नजर आया, बताइए। ये इक्वेशन आपके सामने, भूल जाइए लाप्लास वगैरह कुछ भी, ये बताइए आप कि आपको क्या ये लीनियर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है इन y, ये देखिए, ये p होता है, ये राइट साइड वाला q होता है, दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में। तो ये क्या होता था, ये p होता था, और ये क्या होता था, ये q होता था, और फिर आप क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, e टू द पावर p ds, जिसके रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसी के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप यहां देख पाएंगे कि यहाँ e टू द पावर, और ये जो बना है 2 अपॉन s प्लस 2, इसको s के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर 2 log और s प्लस 2 हो जाएगा ये, और फिर आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं e टू द पावर log और s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और याद है जब e की पावर पे log आता है तो क्या बनता है, s प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली इसका IF है। देखा क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गया, देख रहे हैं क्वेश्चन कितना स्मार्ट है, आपको ये चैप्टर नंबर 2 में भी ले गया, ये चैप्टर नंबर 2 कितना कॉन्सेप्ट आपसे जानना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन उसे प्रॉपर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे, और ये वो क्वेश्चन है अगर आपने छोड़ दिया तो आपका स्कोर बहुत डाउन चला जाएगा, ये वो क्वेश्चन है, आप समझिए आप। और इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आधे बच्चे इसको कर ही ना पाए, ठीक है। अब आंसर दिया जाता है y को, आंसर y को याद है कैसे, y इंटू आई एफ एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर है, ये आंसर है y के लिए। तो यहां y क्या है, y एक्चुअली ys है, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल क्यू, क्यू कौन है, राइट साइड में लिखा है s माइनस 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 2, ये, और इंटू करके ये और आएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ds। देखिए कैसे लिखा है, ये लाइन आ गई आपके पास, ऐसे ही लाइन आ चुकी है। अब आपको इसे इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है। ध्यान रहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कांस्टेंट और लगना है, तो अब यहां पर आप उस कांस्टेंट को c लगा दीजिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और आता है,
ये y जो है एक्चुअली y s है, अभी हम उसको बना के लिखेंगे तो y इंटू एस प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ऐसे कैंसिल हो जाएगी। ऊपर से आप देख सकते हैं s माइनस टू एस प्लस टू, तो क्या उसे आप एस स्क्वायर माइनस फोर नहीं बना सकते, और नीचे एस स्क्वायर लिखा है ऐसे, और ये ds एक कांस्टेंट सी, उसके बाद इसे सेपरेट करें तो 1 माइनस फोर अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा इंटू ds और एक कांस्टेंट c हो जाएगा ऐसे। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, देखिए y s प्लस टू का होल स्क्वायर y इंटू ए इज इक्वल, यहां आएगा s और ये आएगा प्लस का 4 अपॉन एस, क्योंकि 1 अपॉन एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक कांस्टेंट c और आएगा। आगे यहां तक कहानी, एक कांस्टेंट c और आएगा, ठीक है, ये पहुंच गई बात। अब ये बताइए क्या हम यहां से y निकाल दें, y इसको एलसीएम लेके मैं ऐसे लिख दूं एस स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन s, और ये और आएगा s प्लस टू का होल स्क्वायर, s प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन होल स्क्वायर और आ जाएगा, ये आया इस तरह से। अभी तक हम कर क्या रहे हैं, अभी तक हम y s की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये y जो है ना एक्चुअली ये y s है, अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो आंसर y t में आएगा, ठीक है जी। तो आप इसको, इस क्वेश्चन को क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y s, ये एक्चुअली y s ही तो है। अब जरा थोड़ा ध्यान दें, ये क्या लिखा है s प्लस टू का होल स्क्वायर, अगर मैं ऊपर इसको भी s प्लस टू का होल स्क्वायर बनाना चाहूं तो किस चीज की कमी है बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सामने दिख रहा है, टू का स्क्वायर 4 प्लस टू ए बी की कमी है, माइनस टू ए बी की कमी है, तो क्या करेंगे एस स्क्वायर प्लस 4s, इसमें अपनी तरफ से प्लस 4s और माइनस 4s कर लो ऐसे, और प्लस 4 अलग, देखो ऐसे समझो इसको क्या किया मैंने, देखो अपॉन s और s प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये प्लस सी अपॉन अलग चल ही रहा है s प्लस टू का होल स्क्वायर, ऐसे देखो क्या बन रहा, हमने अपनी तरफ से 4s प्लस और माइनस किया, उससे फायदा ये हुआ क्योंकि हम इस चीज को एक साथ बनाकर s प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 4 के s अलग कर देंगे, समझ पा रहे हैं बात को। तो y s एक्चुअली जो y था अभी तक उसको हम y s ही तो जान के बैठे हैं, तो क्या करेंगे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी y s इज इक्वल, देखो ऊपर क्या बनेगा s प्लस टू का होल स्क्वायर और माइनस 4s और अपॉन पर एक तो s लिखा है और दूसरा s प्लस टू का होल स्क्वायर लिखा है, आगे क्या लिखा है प्लस c अपॉन s प्लस टू का होल स्क्वायर, ये चीजें हमारे पास लिखी हुई हैं। अब जरा एक बात बताएं, अगर मैं इसे अलग अलग सेपरेट कर दूं तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा y s इज इक्वल, इसको अलग सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन s और इसके अपॉन पे अलग करेंगे तो s कैंसिल, 4 अपॉन s प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन अलग चल रहा है s प्लस टू का होल स्क्वायर, इन दोनों को भी कंबाइन लिख सकते हैं, देख पा रहे हो c माइनस 4, देख रहे c माइनस 4 अपॉन s प्लस टू का होल स्क्वायर, यानी ये y s जो है एक्चुअली ऐसे ही तो है 1 अपॉन s और प्लस c माइनस 4 और अपॉन पर s प्लस टू का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम सेम है, ठीक है। अब नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन, ये वो लाइन है जिसका सबको इंतजार था इतनी देर से, ठीक। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है अब इस इक्वेशन का, लीजिए L इनवर्स ऑफ वाई एस, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है इसके, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दिखा रहा हूं। c माइनस 4 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर करिए, L माइनस L इनवर्स, ये इस तरह से L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस टू का होल स्क्वायर, इस तरह से 1 अपॉन s प्लस टू का होल स्क्वायर। एक बात जरा ध्यान से देखें, क्या देखना है, ये तो सिंपल 1 अपॉन एस किसका होता है 1 का, लेकिन यहां s माइनस ए का होल स्क्वायर लगा है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी लगेंगे यहां पर बाई एफ एस टी, वो भी काम कर रहा है, देखो किसी चीज की कसौमत नहीं छोड़ रहे, सब कुछ पूछ ले इस क्वेश्चन में और 10 मार्क्स का है, देख रहे हैं आप।
तो इसलिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तो ये क्या बनेगा जी, वाई टी, इसको आप 1 लिखेंगे, 1 ये 1 प्लस c माइनस 4, ये c माइनस 4 हो गया, इनटू लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस 2t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर, ऐसे लिखना होगा। और अब 1 बाई एस स्क्वायर टी का होता है, तो यहां पर आपका आंसर आ चुका है एक्चुअली, वाई टी इज इक्वल 1 प्लस सी माइनस 4 और e टू द पावर माइनस 4t और इंटू टी, ये बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है आपके पास वाई टी। लेकिन एक बात उसने पूछी आपसे, हाँ जी, एक बात आपसे उसने पूछी है कि क्या ये यूनिक है या नहीं है। पहली बात तो आप कोशिश करें, जैसे उसने y0 की वैल्यू दी है, क्या दी है y0 की वैल्यू, y0, तो गिवन केस के हिसाब से कोई अगर सिचुएशन है, गिवन है y0 इज इक्वल 1, उसे आप इसमें रख के देखें। तो जैसे आप लेफ्ट साइड में रखेंगे तो 1 इज इक्वल 1 प्लस सी माइनस 4, सी माइनस 4 और इनटू करके ये सब कुछ जीरो नहीं हो जाएगा, तो सी वाला टर्म जीरो हो रहा है, तो 1 इक्वल 1, यानी ये इक्वेशन ट्रू है, दैट इज ट्रू, ये इक्वेशन ट्रू हो रही है। ट्रू से मतलब ये है कि सी का होना इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा, या फिर ये कहें कि सी की वैल्यू नहीं निकाली जा पा रही यहां से, समझ में आ रहा है, दैट इज ट्रू विदाउट any fixed value, without the value या any fixed value of c, any fixed value of c, c के किसी भी फिक्स होने की कोई सिचुएशन नहीं है। सीधी सीधी बात कहें तो c की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं आप यहाँ, जब c की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो लिखेंगे सो c इज आर्बिट्रेरी। क्या है, c आर्बिट्रेरी हो गया, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो ट्रू ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर यूनिक नहीं है, c इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन ले सकता है। तो यहां पर अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है, हालांकि इसमें वो कांस्टेंट नहीं आया जो हमने माना था, a y डैश 0 इज इक्वल a माना था ना स्टार्टिंग में, तो वो नहीं है, लेकिन एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इंसर्ट कराया है इसमें। तो इस तरह से आप कह देंगे c इज आर्बिट्रेरी। सो ये जो आंसर है, लिख देते हैं इसको एक बार फिर से, क्या लिखा है, सो जी वाई टी इज इक्वल 1 प्लस, हाँ क्या लिखें इसे, c माइनस 4 t इंटू ए की पावर माइनस 4t इज नॉट अ यूनिक आंसर, इज नॉट, ये बड़ा बड़ा करके लिख देना, नॉट अ यूनिक आंसर, ये यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। 4t नहीं था, 2t था, एक मिनट देख लेते हैं, अच्छा 2t है यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं, ये 2t है, सही कर लीजिए इसे, गलती से 4t लिखा गया, ये 2t है, 2t, ये 2t है, और यहाँ पर भी नीचे इसे ठीक करेंगे, हाँ जी, ये 2t करते हैं इसको, 2t माइनस 2t, इस तरह से माइनस 2t है वो, इज नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये कमेंट लास्ट में करना था, देखो 10 मार्क्स में आपकी जान ले ली उस क्वेश्चन ने, इतना लेंथी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल फिक्स करके लेके जाएंगे, यूपीएससी और ये स्टेट सर्विस एग्जाम्स जो हैं वो कितने भी टफ क्वेश्चन को कितने भी मार्क्स में पूछ सकते हैं, ये 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इतना सा आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, इतना लेंथी है और कैसे आपने इसको कर दिया। यही वो वजह होती है जिनकी वजह से क्वेश्चन के जो स्कोर हैं वो आधा कैंसिल काट के 10 मार्क्स का इसी में भी आपको गलती कर देंगे, इसमें आपको 4 नंबर दे देंगे। वो चाहते हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर ही ना पाए, इस वजह से ये क्वेश्चन डाले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट हमने बनाया था, उस असाइनमेंट को देख लीजिए। ये 2 क्वेश्चन है इसमें, एक 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी जरूर करके देखना, काफी अच्छा सवाल है ये 2013 में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने कराया ना जितने क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस 9 लिखा था, तो एन स्क्वायर लिखा है, बस 9 की जगह एन स्क्वायर लिखा है, बाकी फंक्शन सारे कुछ ऐसे ही हैं,
ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 से किया जा सकता है, तो वैसा ही कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला इनिशियल कंडीशन इसमें दी हुई है। इनिशियल कंडीशन यहां भी दी है, x की वैल्यू 0 होने पर आपका डबल डेरिवेटिव d2/dx सब्जेक्ट टू द कंडीशन सिंगल डेरिवेटिव 0 है, और आगे एट t = 0 टाइम की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, एट t = 0, यानी वो सीधी सीधी बात ये कहना चाह रहे हैं कि x 0 की वैल्यू 0 है और x डैश 0 की वैल्यू भी 0 है। ये दोनों सिचुएशन आपको उसने क्वेश्चन में दी हुई है। थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाइए क्वेश्चन को, बाकी और कुछ नहीं इसमें। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह से, ठीक है। इन दो क्वेश्चन को करके देखना, और ये टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म यही फिनिश हुआ, और इसी के साथ साथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी सिलेबस है वो सब कंप्लीट हो गया है आज। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट 90 मार्क्स तक का कंटेंट हमने आज पढ़ लिया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पूछा जाता है इस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओडीई को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे हाई स्कोरिंग इक्वेशन यहाँ से निकल के आते हैं। लास्ट में आपने देख लिया कि लाप्लास के कितने टफ से टफ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 20 मार्क्स तक भी, 6, 7, 8 मार्क्स तक भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको तैयार करिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में हम पढ़ाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एक्चुअली पेपर 2 का टॉपिक है, वो भी सेक्शन बी में आता है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट अपनी क्लास लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।